बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन साइकेट्रिक ऑन फिंगर टिप्स इंशाल्लाह। साइकेट्रिक का जब भी लफ्ज़ आता है तो एक ही दिमाग में आता है, कभी खुशी कभी गम। इसके अंदर कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसके अंदर बंदा कभी बहुत ज़्यादा मूड एलिवेटेड होता है और कभी बहुत डाउन हो जाता है। ठीक है। और अगर आपने साइकेट्री की वार्ड अटेंड की है फाइनल ईयर में तो बिलीव मी मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे कि जो लाइव मैंने केसेस देखे, इनमें से बहुत से कुछ ईटिंग डिसऑर्डर की ख़वातीन मोस्टली जो है ना वो इस वीडियो को गौर से सुने। देखो, कल को आपका प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा पैदा होना उसके बाद आपको डिप्रेशन हो सकता है मेरी जान, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली माइग्रेन, आधे सर का दर्द फीमेल है। ठीक है। जितनी भी मैंने देखी है ना, मेल कम है लेकिन हैं, फीमेल बहुत ज़्यादा है। मेल के अंदर जहाँ आ जाती है अल्कोहल मिसयूजेज और डिपेंडेंसी वाले केसेस मैंने ज़्यादा देखे हैं, उनके अंदर ये ईटिंग डिसऑर्डर बहुत मैंने कम देखा हुआ है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, अब कहाँ से करना है, किधर से करना है, बहुत से लोग ना इसको लाइट ले रहे हैं, लेकिन मेरी जान इसके अंदर से बहुत से मैंने अगर देखे ना यूनिवर्सिटीज़ में, उसके अंदर मैंने देखा कि साइकेट्री के अंदर से जो है ना वो 10 MCQs आए हुए हैं। ठीक है। और 2 SCQ आए हुए हैं। तो इसकी वेटेज आप खुद अंदाज़ा लगा लो कितने नंबर बनते हैं। कुल 2 SCQ तो टोटल 20 मार्क्स जो है ना सीधे सीधे आपके साइकेट्रिक से बनते हैं और आप इजीली इसको स्क्योर कर सकते हैं। ठीक है। अब करना किधर से है, आप कुछ लोग जो है ना इसको कर रहे हैं डेविडसन से। ठीक है। वो भी मैंने साथ अटैच की हुई है। कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे अच्छे लिखे हुए हैं। ठीक है। ये 1947 वाली किताब है, परेशान नहीं होना। ये साइकेट्रिक के मैंने प्रिंट करवा लिए थे। ठीक है, किसी दौर में। तो इसके अंदर जो है ना टॉपिक्स वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर अमूमन आता है कि जी, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक केस आता है जी, मुझे ना उसका बाप जो है ना वो चंद दिन पहले वफ़ात पा गए हैं जी। वो कहता है मुझे अपने मरे बाप की जो है ना वो आवाज़ें जो है सुनाई दे रही हैं। ये बड़ा एक लाइव केस मैंने देखा हुआ है। ठीक है। बहुत अटैचमेंट होती है तो फिर उसकी वजह से ज़ाहिर बात है कि एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर में हमारे पास आती है। और ख़वातीन को कुछ खाने पीने की भी बीमारियाँ भी होती हैं, वो ईटिंग डिसऑर्डर जिसके अंदर आ जाता है। ठीक है। और इसके अलावा कुछ मैंने ये डिलीरियम्स और OCD और OCPD के बारे में लिखा हुआ है, वो शायद आपके कुछ काम है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, मतलब ख़वातीन जो फील करती हैं कि मेरे बच्चे को कोई मार देगा। इवन मतलब उसके जो बहन भाई भी आते हैं ना तो वो यही समझती है कि यार मुझे जो है ना वो इनसे ख़तरा है। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। ये मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। ठीक है। तो अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का करते हैं जी व्लॉग शुरू। इसके अंदर ना ईटिंग डिसऑर्डर मैंने सबसे पहले किया, क्योंकि ये जो इजी चीज़ अगर पहले कर लेंगे ना तो आपके पास फिर बाकी चीज़ों को ग्रैब करना आसान हो जाता है। ठीक है। अब इजी चीज़ के अंदर जो है ना वो हमारे पास जो ईटिंग डिसऑर्डर है, एक हमारे पास है ब्यूलेमिया नर्वोसा और एक हमारे पास है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है। दोनों आपने FSC के अंदर, मुझे याद है फर्स्ट ईयर की जो बुक थी, आई थिंक चैप्टर 11 था या 12 था। ठीक है। उसके अंदर हमारे पास GIT वाले टॉपिक के अंदर ये थे डिसीज़। ठीक है। तो वहीं से आपने ना इसको याद रखना है। तो करती हैं ईटिंग डिसऑर्डर, जल्दी जल्दी से मैंने करवाना है। इसके साथ मैं आपको कुछ केसेस भी शेयर करूँगा। ठीक है। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो केस है ना वो हमारे पास है जी ब्यूलीमिया। ठीक है। कौन कौन सी ख़वातीन हैं जिनको ये ना है, मुझे बताना। ठीक है। मेरे पास उनके लिए एक बड़ा ही अच्छा एक हल उपाय है। यहाँ पे सारी बात कमेंट में तो नहीं बताएंगी कोई भी, क्योंकि कोई अपना नहीं बताना चाहता। ठीक है। मोस्टली जो है ना इसके अंदर मैं कहता हूँ कि फ़ीमेल जो हमारे पास अबव 19 ईयर होती हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व होती है ब्यूलीमिया नर्वोसा के अंदर। इसके अंदर वो क्या करता है, रिकरेंट बाउट्स ऑफ बिंज ईटिंग, मतलब टप्पा टप बस उसने खाते जाना है खाते जाना है। जिस तरह होती है ना एक मैं कहूँगा तशबीह देता हूँ ऐसी गर्ल्स को भैंस के साथ, बिंज ईटिंग। ठीक है। सिर्फ ये मेरा निमोनिक की हद तक है, इसको किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, ना ही मैंने किसी को कहा। बिंज ईटिंग इसके अंदर होता है, मतलब बस मुंह के मुंह भर भर के खाई जाना। लेक ऑफ सेल्फ कंट्रोल ओवर ईटिंग। ठीक है। मतलब आप भैंस के आगे जितना भी चारा रख दो वो खाना शुरू कर देती है, उसको कोई कंट्रोल नहीं है। तो लेक ऑफ हमारे पास सेल्फ कंट्रोल ओवर। ठीक है। सेल्फ कंट्रोल उसका नहीं है किसके ऊपर, ओवर ईटिंग के ऊपर। खाई जाएगी, जो भी घर में चीज़ मिली है उसको बस उसने उठा कर लेना। फिर सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग वो करेगी। फिर उसे होगा कि यार मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, कहीं मैं मोटी ना हो जाऊँ या कुछ मुझे और ना हो जाए। तो वो फिर इसके साथ ही ना सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग करे, खुद ब खुद जो है ना वो इंड्यूस करवा लेगी अपने अंदर उल्टियाँ। कैसे करवाएगी,
वो मुंह के अंदर आप क्या क्या करती है, वो ये मुंह अपना पूरा हाथ अपने मुंह में डाल के उसको खरक खरक करती है ना, ठीक है। तो क्या होता है जब वो उबकाई आ जाती है उसको, ठीक है, सारे अगर अपने मुंह के अंदर हाथ डालो तो यूँ लगता है जैसे उल्टी की एक कैफियत आ रही है। तो इस सेम इसी तरह की सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग होती है, ठीक है। तो इनके जो है ना वो आपके, क्योंकि वो दांतों के ऊपर ज़्यादातर उसके हाथों की ये वाली चीज़ें जो है ना वो लग रही होती हैं, ठीक है। तो एक तो उसके जो दांत होंगे वो पिटीट आपको नज़र आएंगे, ठीक है। उसके ऊपर दांतों के ऊपर बार बार जो ये इतनी देर से कर रही होती है, एक वक्त आएगा दांतों के ऊपर पिटिंग होना शुरू हो जाएगी, तो पिटिंग टीथ होंगे। साथ में कैलेसिस ऑन दी कंकल्स, ठीक है, ये उसने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है हमारे पास, CALLUS, कैलेसिस ऑन कंकल्स, KNUCKLES, कंकल्स ये वाली चीज़ होती है। भाई मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। बार बार रबिंग एंड इरिटेशन की वजह से, ठीक है, ये देखो इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ये, इसको हम दूसरा नाम देते हैं, वो कहते हैं, इसको हम कहते हैं रुसल्स साइन, ठीक है। कैलेसिस अंकल को कहते हैं RUSSELLS, रूसल साइन भी इसको हम कहते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अपने मुंह में ये बार बार डालती है, तो इसके यहाँ पे देख रहे हो दांतों के निशान भी नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे देखो कैल्सिफिकेशन सी हो रही है, छोटी छोटी सी आपको ये नज़र आ रही है। तो पक्की निशानी होगा, तो बेटा आपने हाथ दिखाओ, वो दिखाते तो आपको यहाँ पे मिलते, इसका मतलब वो सेल्फ इंड्यूस्ड कर रही है, और ये इसके कंट्रोल में नहीं होता, बस ये करनी है, ठीक है। और उसके बाद वो ना जो खाया है वो तो अब उसने निकाल दिया है, लेकिन खाना है फिर भी उसने, ठीक है। कभी कभार ये ना और डाइटिंग भी कर लेती है, आफ्टर जब वो बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग कर ली उसके बाद कभी कभार डाइटिंग पे चली जाती है, फिर उसको दोबारा दौरा पड़ता है खाने का। तो ये कह लें कि खाने के दौरे पड़ते हैं। लेकिन इस गर्ल का जो है ना एक बड़ी खूबसूरत बात ये है कि ये अपना वेट जो है ना वो मेनटेन रखती है, ठीक है। इसके अंदर ना उसका वेट कम होता है ना ज़्यादा, वेट इसके अंदर मेंटेन होता है। जो वो बिंज ईटिंग करती है वो ये सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग के ज़रिए निकाल दिया, ठीक है। जो थोड़ा बहुत बाकी का खाना वो नॉर्मल उसकी रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा होता है। तो ये हमारे पास इसके अंदर केसेस होते हैं, ठीक है। ये भी है बुलिमिया नर्वोसा। अब मैं आपको इसी के साथ का जो केस है ईटिंग डिसऑर्डर का, जिसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर भी फीमेल ही होती हैं, लेकिन ये जो होती है ना FSC मैट्रिक की गर्ल्स वो होती हैं, और अमूमन इनकी एज 15 से 19 साल तक होती है। मतलब अभी नई नई जवानी इनके अंदर जो है ना आई होती है, ब्रेस्ट बड़े हो रहे होते हैं, मेंस्ट्रुएशन इनकी शुरू हो रही होती है, वो सारी की सारी कंडीशन, तो इसके अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा में आते हैं। ये डरती हैं कि कहीं मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। होती ये सूखी लकड़ी की तरह है, लेकिन जब खुद को शीशे में देखती हैं तो कहती यहाँ से मेरा फ़ैट आ रहा है, यहाँ से मेरा बेली बटन है, यहाँ पे मेरे बटक्स के ऊपर ये फ़ैट आ रहा है। एक्चुअल में उनका वेट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इनके अंदर एक्चुअल में वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब अगर पूरी बॉडी का कहूँ तो 15% से ज़्यादा इनका वेट लॉस जो है ना वो हो चुका होता है जब वो 15 से 19 साल की उम्र में जाती हैं। क्या करती हैं, अवॉइडेंस ऑफ हाई कैलोरिक डाइट, कोई इन्हें गोश्त प्रोटीन या इस तरह की जो कैलोरिक चीज़ दे देना, कहती नहीं नहीं मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं ये फ़लाँ चीज़ नहीं खानी, मैंने बस खाना क्या इन्होंने लेज़ खाने हैं, कुरलीज खाने हैं, पास्ते खाने हैं और बर्गर खाना है, या फिर वो नूडल खाने हैं, बस यही इनकी डाइट होती है। तो हाई कैलोरिक डाइट जो है ना ये इनकी अवॉइड होती है, जिसकी वजह से हम कैलोरी नहीं लोगे, एक तो ये सारे का सारा होगा, ठीक। फिर डिस्टॉर्शन ऑफ द बॉडी इमेज, कहीं से जो है ना वो देखें इनके अंदर जब वो खाएंगी नहीं उनका वेट रिड्यूस होगा, तो इनके सेक्सुअल करैक्टर बड़ी देर से डेवलप होते हैं फिर, ठीक है। ज़ाहिर बात है हार्मोन को अब फैट चाहिए, वो बाकी सारी चीज़ें चाहिए, विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई तो वो कैसे पूरी करेगी, ठीक है। ये इसके अंदर टिपिकल देखा गया है, ठीक है। डिस्टॉर्शन ऑफ द बॉडी इमेज एक इसके अंदर बड़ा है, ठीक है। सुकड़ी सी होंगी लकड़ी की तरह, डिस्टॉर्शन ऑफ बॉडी इमेज होगी, ठीक है। वो साथ में कह लें कि ये पेशेंट रिगार्ड देमसेल्फ एज फैट इवन व्हेन ग्रॉसली अंडर वेट, वो खुद को फैटी फैटी कहता है लेकिन वो होता है, ठीक है। तो मैंने कहा इसके अंदर क्या है कि ये वो अब हार्मोनल सारी डिस्टर्बेंस है, तो इस गर्ल के अंदर एमेनोरिया हो जाएगा, ठीक है। मतलब लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 माह तक जनाब उसकी हिस्ट्री होगी, मुझे 3 माह तक जो है ना वो मेंसेस ही नहीं आ रहे। तो ये इसकी टिपिकल है। तो इसके अंदर वेट उसका 15% से कम हो जाता है, ड्रास्टिकली लॉस, यहाँ पे वेट उसका मेंटेन रहता है, दोनों में ये फ़र्क है, ठीक है। आप कर लोगे, बस इतना ही हमने ये ना ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में करना था, ठीक है, यहाँ तक। अब आपके पास सिनेरियो में आता है कि 24 साल गर्ल है, ठीक है, बिंज ईटिंग ओवर ईटिंग करती है, सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग करती है, कंकल है, रसल साइन है, क्या है ये वाला। अगर उसको जो है ना वेट ड्रेस्टिकली लॉस है, ठीक है, लूजिंग वेट है, अवॉइडिंग फूड है, ठीक है, और इसके अंदर वो कह रहा है कि उसको फील होता है वो खुद को एवर वेट करती है और 15 से 19 साल की है, एमेनोरिया में साथ वो आ जाएगा, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ हमारा ये टॉपिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। अब जितनी भी फाइनल ईयर की गर्ल है ना, अब मुझे पता है कि बहुत सी गर्ल्स की फाइनल ईयर के अंदर जो है ना वो मंगनियाँ हो रही होती हैं, बहुत सी की जो है ना वो
बातें पक्की हो रही होती है कि फ़लाँ डेट को जी सेंड अप है, फ़लाँ डेट को प्रॉफ है, और उसके बाद जो है ना हम बस दुल्हनिया को दुल्हन दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, तो वो यही हो रहा होता है अमूमन, मैंने जहाँ तक देखा है। ठीक है, तो अल्लाह सबके जो है ना नसीब अच्छे करे, मेरी तो यही दुआ है। ठीक है, सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कितना मुश्किल होता है बेटियों की शादियों के ऊपर, कितना इमोशनल सीन होता है। मेरी अपनी 2 सिस्टर्स की शादी, और मैंने उसको फ़ील किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के ऊपर मैं बताता हूँ। तो गर्ल्स जितनी भी हैं ना, आपने जब आप प्रेग्नेंट हों आफ्टर इंटरकोर्स और जो भी है, तो इसके बाद जब आपका कोई भी हमल ठहर जाए, ठीक है, अब क्या होगा, उसने अब डिलीवर तो होना है। ठीक है, तो पोस्ट डिलीवरी के बाद पैदाइश के, मैंने कहा पोस्टमार्टम डिप्रेशन को हम बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो पैदाइश के 1 मंथ के अंदर अंदर, विद इन 1 मंथ ऑफ पोस्ट डिलीवरी, आज अगर बच्चा पैदा हुआ है ना, इसके 1 मंथ के अंदर अंदर पोस्ट डिलीवरी के अंदर उसको जो है ना, वो हमारे पास ये सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। किसके? डिप्रेशन के। वो डिप्रेस रहेगी, उसके मूड स्विंग, मतलब लॉस ऑफ कैपेसिटी फॉर प्लेयर। ठीक है, उसको कोई खुशी ही नहीं होगी, लॉस ऑफ कैपेसिटी फॉर प्लेयर। ठीक है, मतलब उसकी जो है ना, वो बच्चे की फुफियाँ ताइयाँ चाचियाँ आएंगी, वो अजीब सा मूड बना के बैठ जाएगी, क्यों आई ने, ठीक है, की लेना आई हो, दफ़ा हो जाओ, ये तो वो सारी डिप्रेशन। ठीक है, वो कहेंगे बहुत बहुत मुबारक हो, वो आगे से मूडी सी मुँह बना देगी। और प्लीज़ मैं कहूँगा जितनी भी फुफियाँ ताइयाँ चाटियाँ, अगर इस तरह आपके पास कोई माँ इस तरह बिहेव कर रही है, तो उसके साथ पोलाइटली बिहेव करना, घर वालों को बताना है कि यार इसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन के अंदर ये जा रही है, इसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, उसके पास बैठो, उसके साथ वक्त स्पेंड करो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ठीक है, ऐसी खातून को जो है ना, वो बहुत नेगेटिव थाट्स आती हैं, कहीं ये मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचाए। कोई इसको चूमने लगता है तो ये कहते पर हो जा, मेरे बच्चे को हाथ ना लावी। ठीक है, लाइव केसेस देखे हुए हैं। तो नेगेटिव थाट्स जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा आती हैं। और फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन, अगर इसकी कोई पहले भी इसी तरह थी ना, तो उसकी जो है ना सास बताएगी पहले जो इनका पहला बच्चा पैदा हुआ उस तो बाद भी इन्हें इंज किया कि सारे नाल लड़ती सी, तो अपने खामद भी जो है ना वो हाथ नहीं लान देंदी सी, ये सारे के सारे। तो इसका प्रीवियस हिस्ट्री भी अमूमन कभी कभार इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो आपके पास एक जो रहता है ना केस आता है, ठीक है, उसके अंदर आता है कि एक 25 साल जो है मैरिड गर्ल जो है ना, वो साइकेट्रिक ओपीडी में अपनी माँ के साथ आई है। ठीक है, और उसके इन लाज ने उसको घर से निकाल दिया है। ठीक है, जो ही उसका बच्चा पैदा हुआ तो उसके बिहेवियर की वजह से उसकी इन लाज ने कहा तुम अपनी माँ के पास चली जाओ, हमसे तुम्हारे नखरे बर्दाश्त नहीं होते। ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव क्राइंग एंड आइसोलेशन फ्राम दी फैमिली। ठीक है, इसके अंदर ये बड़ा है, चीखें चलाएगी बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड के ऊपर, अपनी सास के ऊपर, फूफियों के ऊपर, खालाओं के ऊपर एक्सेसिव क्राइंग करेगी। और पूरी फैमिली गैदरिंग के अंदर वो इकट्ठे गपशप कर रहे होंगे, ये उठ के साइड पे बैठ जाएगी, अलग से अपना मूड बना लेगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं फैमिली आइसोलेशन जो है ना, ये हमारे पास इसके अंदर बड़ी कॉमन है। अमूमन आपने देखी भी होंगी लाइव, ये मैंने ज़्यादा देखी है पिंडों देहातों के अंदर, इस तरह के केसेस ज़्यादा देखे हैं। शहरों में चलो फिर भी उन्हें सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन ये पिंडों देहातों में जो है ना, वो फिर और ही इसको ज़्यादा कर लेंगे, ये बड़ी मगरूर हो गई है, इसके खिलाफ अजीब से प्रोपेगेंडा शुरू कर देती हैं औरतें, लेकिन इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो कहती है कि शी इज़ वेरी कंसर्न अबाउट हर बेबी एंड कंसीडर हर सेल्फ इनकैपेबल ऑफ लुकिंग फॉर हिम। वो खुद को भी कहती है कि मैं अपने बच्चे को इस तरह केयर नहीं कर पा रही, और मैं इसको, मुझे लगता है, नहीं पाल पाऊँगी। तो इस तरह का बिहेवियर जो है ना हमारे पास होता है। तो वो कह रहा है कि उसका हस्बैंड अमूमन क्या होता है कि वो बैंक मैनेजर है या इस तरह की, वो लेट नाइट आता है, वो उसके हस्बैंड को भी उसका टाइम नहीं दे पा रहा होता है। तो गर्ल्स और जितने भी बॉयज़ हैं, प्लीज़ पैदाइश के बाद छुट्टी एक अच्छी ले लेना। ठीक है, ताकि आप अपनी जो पत्नी है उसको अच्छा सा टाइम दे पाओ। ठीक है, क्योंकि उसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, ये हमारे पास है जी पोस्टमार्टम, हमारे पास डिप्रेशन। वही सेम है कि वो आई है जी 26 साल लेडी आई है, रिसेंटली उसने डिलीवर किया बेबी को 2 हफ्ते पहले। शी है मैमी लो मूड, वीपिंग स्पेल है, और डज़ नॉट वांट टू केयर। उसका हस्बैंड आ कहता है कि ये अपने बच्चे की केयर ही नहीं करती, वो बेचारा रो रहा था, उसे दूध ही नहीं पिलाती, मुझे पकड़ के जो है ना माँ को और उसको जो है ना दूध पिलाना पड़ता है अपने बेबी को, ज़बरदस्ती मैं उसके ऊपर ज़बरदस्ती करके उसे दूध पिलाता हूँ, अपनी ममता ही शो नहीं कर पा रही। तो ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन की पक्की निशानी है। ठीक है, अब ये तो है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी पोस्टमार्टम साइकोसिस। सॉरी फॉर दी बैकग्राउंड नाइस यार, जिसने पापड़ खाने बता यार। पोस्टमार्टम साइकोसिस, बस आप लोग दुआ करें इंशाल्लाह हम एक बहुत अच्छी कॉलोनी में जो है ना घर ले लें,
आप लोगों की सपोर्ट से इंशाल्लाह ये मुमकिन होगा। दुआएं मुझे चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। जिस दिन अल्लाह को मंजूर होगा इंशाल्लाह हम परचेज़ कर लेंगे वो, और ये फिर शोर वाला सिस्टम सारा हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्या ख्याल है? दुआ करना सब। अच्छा, यहाँ पे पोस्ट पार्टम साइकोसिस में बेसिकली क्या है, ये भी हमारे पास पोस्ट डिलीवरी, ठीक है, पैदाइश के 1 मंथ के अंदर अंदर जो है ना ये हमारे पास होती है। इसके अंदर क्या आता है, यह है साइकोसिस। इसके अंदर क्या होता है, डिप्रेसिव साइकोसिस होती है बट विद सडन ऑनसेट एंड फ्लक्चुएशन इन सिवियरिटी। ठीक है, मतलब डिप्रेसिव सिचुएशन आती है और वो अचानक से जो है ना वो हमारे पास इसकी सिवियरिटी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। ठीक है, इसको भी अगर मैं सिंपल करूँ ना तो मेंटल इलनेस है जो अमूमन फर्स्ट वीक बर्थ के पहले हफ्ते के अंदर अंदर आ जाया करती है। ठीक है, और वो अपनी सेंस ऑफ रियलिटी को ना लूज़ कर देती है। साइकोसिस में यही होता है। ठीक है, हेलुसिनेशन होती हैं, डिल्यूजन्स होती हैं, स्विंग्स होती हैं, बिहेवियर चेंज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास साइकोसिस के अंदर 2 से 12 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना उसको आ जाया करती है ये सारी की सारी। ठीक है, सस्पिशनेस जो है हर बात में जो है ना वो शक करना शुरू कर देगी ये औरत। तो इसके अंदर इसको हम कहते हैं कि पैदाइश के बाद अगर ये सारी, तो इसे पोस्ट पार्टम साइकोसिस कहते हैं। वो कहता है कि 30 साल लेडी आई है एमरजेंसी में अपने हस्बैंड के साथ। ठीक है, जब उसको 1 हफ्ता पहले हमने उसकी बेबी को डिलीवर करवाया, बड़े खुश थे। उसके बाद जाकर वो उसका हस्बैंड कहता है कि ये हमारे पास पैदाइश के बाद डॉक्टर साहब मुझे यूँ फील होता है कि ये ओवर टॉक्टिव है। मतलब एम बैठे बैठे जो है ना वो कोई ना कोई तुक छेड़ ही रखेगी। ओवर टॉकिंग है। ठीक है, और साथ में अग्रेसिव हो जाती है। ठीक है, मतलब कहता है कि मैं प्यार भी करने लगता हूँ तो ये मेरे से गुस्सा होना शुरू कर देती। इतने हद तक केसेस देखे गए हैं। ठीक है, अब शोहर बेचारा क्या करे अब इस यहाँ पे। ठीक है, शी हैज़ नॉट स्लेप्ट फॉर 2 डेज़, 2 दिन से उसको नींद ही नहीं आ रही। ठीक है, खुद भी जागती रहती है, मुझे भी जगाए रखती है। मैंने ऑफिस जाना होता है या फिर जो भी काम करना होता है, सारा दिन यही काम होता है मेरा, इसको संभालना। ठीक है, एंड वो कहते हैं ये इसकी फिर कहती है कि उसको आवाज़ें आती हैं। ये मुझे कहती है कि हस्बैंड कहता है कि मुझे जगा के कहती है कि यार ये देखो बाहर दरवाजे पे कौन है जो मुझे आवाज़ें दे रहा है। ठीक है, हेयरिंग साउंड, इसको अजीब अजीब सी खौफनाक आवाज़ें आती हैं। हेलुसिनेशन जिसे मैं कह रहा हूँ वो होती है। ठीक है, और वो कहती है कि कोई मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाने के लिए आ रहा है। ठीक है, साथ में वो कह रहा है कि ये उसका टेम्परेचर नॉर्मल है, बीपी पल्स चाहिए। तो ये पोस्टमार्टम साइकोसिस की ओवर क्राइंग, ओवर टॉकिंग, एग्रेसिव और हेयरिंग साउंड हेलुसिनेशन पोस्ट पार्टम साइकोसिस हो जाता है। तो ये बस केस आपको पता हो तो अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ हमने ये दोनों टॉपिक कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी माइग्रेन। माइग्रेन भी हमारे पास, इसको हम कहते हैं आधे सर का दर्द। ठीक है, अमूमन आपने सुना होगा। ठीक है, एंड में मैं बुक से दिखा देता हूँ, परेशान नहीं होना। मैं पहले आप पॉइंट्स नोट कर लें। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर जो जो पॉइंट्स है वो आपको पता होने चाहिए। एटलीस्ट ये टॉपिक लाजमी करके जाना, बाकी करो ना करो ये लाजमी करना है। रिपीटेड अटैक ऑफ दी हेडेक होता है। ठीक है, उसको बार बार दिन में बार बार जो है ना वो रिपीटेड अटैक होता है। ठीक है, और वो हेडेक जो है ना वो 4 घंटे तक जारी रहता है। कभी कभार वो कहता है 3 दिन तक, 4 घंटे से 72 घंटे तक जो है ना वो ये चलता रहता है। ठीक है, साथ में वो कह रहा है कि हेड इसके अंदर आधे सर का दर्द है ना, माइग्रेन हम इसे क्या कहते हैं ना, आधे सर का दर्द। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, यूनिलैटरल जो है ना वो पेन होगी, एक साइड की जो है ना वो दर्द इसके अंदर टिपिकल निशानी है। ठीक है, यूनिलैटरल उस बंदी को पेन होगी। ठीक है, और वो पेन किस तरह होगी, जिस तरह धड़के मारता, हम क्या कहते हैं धड़के को, थ्रोबिंग पेन। ठीक है, कोई मेरी सर पे ईंटें मार रहा है, कोई कांटे चुभो रहा है, इस तरह की थ्रोबिंग पेन हमारे पास होगी। ठीक है, साथ में वो कह रहा है कि मोशन सिवियरिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है कि वो हरकत करती है तो इसके साथ जो है ना उसको, साथ में इसकी और भी होता है कि जब ये दर्द होती है उसके साथ ही उसको नोज़िया होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसको वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, और साथ में उसको फोटोफोबिया भी जो है ना वो लाइट से उसको जो है ना वो बड़ी एलर्जी सी हो रही होती है। तो मतलब लाइट में जाती है फिर उसको जो है ना वही दर्द शुरू हो जाना, तो वो लाइट में भी जाना बड़ा करती है। ठीक है, तो हमारे पास आती है कि 24 साल गर्ल है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। अमूमन ये जो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होती है इनके अंदर होता है। ठीक है, रिकरेंट हेडेक होती है, यूनिलैटरल एसोसिएटेड विद नोजिया, वोमिटिंग एंड फोटोफोबिया। ठीक है, और वो कहती है कि उसको इसी वजह से स्टडी के अंदर डिफ़िकल्टी होती है। तो आप कहते हैं कि बेटा कहाँ पे दर्द है, वो कहती है डॉक्टर साहब यहाँ से लेके यहाँ बस सर में दर्द है, और ये कभी कभार 4-4 घंटे रहती है, कभी कभार 3-3 दिन तक ये नहीं जाती। ठीक है, और बार बार होती है, और इतना लगता है कि मेरे सर में कोई हथौड़े मार रहा है और सिर्फ आधे सर में मार रहा है। ठीक है, साथ में कहती है जब ये दर्द होती है मुझे उल्टियाँ आना शुरू हो जाती है, जो खाती हूँ निकाल देती हूँ। ठीक है, नोज़िया होना शुरू हो जाता है। ठीक है, साथ में वो कहते हैं लाइट से मुझे बड़ी एलर्जी है, कोई लाइट भी जला देना कमरे में तो फिर मुझे यही सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर जो है ना वो कर लिया करते हैं। तो
माइग्रेन के अंदर यही है कि हमारे पास जो प्रिवेंशन कैसे करनी है, हमने जो उसके लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करना है, जो चीज़ उसको तंग कर रही है उससे अवॉइड करवा देना है, ठीक है। रिलैक्सिंग टेक्निक देनी है, साइकोथेरापी देनी है, ठीक है। और पोरफैलेक्सिक के अंदर आप इसके अंदर क्या दे सकते हो, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आप इसका क्या दे सकते हो, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, प्रोपेनोलोल जो है ना वो आप ड्रग ऑफ चॉइस है। साथ में आप एंटी कन्वल्सेंट दे सकते हो, जिसके अंदर आप ना वेलप्रोएट याद रख लो, ठीक है, जो उसको सुकून देगी। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है ना वो आप इसके अंदर दे सकते हो, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, वेरेपामिल जो है ना वो आप इसके अंदर दे दोगे तो पेशेंट काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, ठीक है। ये तो हमने यहाँ कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं बताना भूल गया इनकी जो है ना वो ट्रीटमेंट और वो सारी डायग्नोसिस और कैसे वो आपने वो कर लिया, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करनी है अगर पोस्टमार्टम साइकोसिस की आ जाए, ठीक है, तो ऐसी पेशेंट जो है ना इसको जो इस तरह की ओवर टाकिंग और ये वाली आ रही है, तो इसको अब हम कंबाइन करके करते हैं ताकि हमारे पास ये सारी चीज़ें अब एक साथ मिक्स ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मैनेजमेंट में शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट है और हमारे पास लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है जो पोस्टमार्टम साइकोसिस की है, ठीक है। इसकी हमने कर ली, कैल्शियम चैनल, बीटा ब्लॉकर और वेलप्रोएट दे दिया। यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट पे क्या है, उसके बेबी को अब वो कह रही है मेरे बेबी को खतरा है, ठीक है, तो हॉस्पिटल एडमिशन टू द बेबी एंड मदर सीवियर केसेस के अंदर आपने हमेशा जो है ना कहना कि तुम हॉस्पिटल में उसके हस्बैंड को कहना इसको हॉस्पिटल में मैनेज हम इसको करते हैं, ठीक है। फिर आपने उसको साइकोथेरापी जो है ना वो आप इसने जो है ना वो देनी पड़ेगी, ठीक है। रीअश्योर करना है, एक्सप्लेन करना है, साइकोलॉजिस्ट आता है जी, ठीक है, साइकेट्रिक वाला, वो इसको सोशल सपोर्ट देता है, इसके हस्बैंड को सपोर्ट देता है, एजुकेट करता है, ठीक है। एजुकेशन इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर इफेक्टिव अडाप्टेशन है, ठीक है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरापी, ठीक है, CBT जिसे हम कहते हैं ना, कोग्निटिव बिहेवियर थेरापी, ये हम आगे बढ़ेंगे, ये हमने करनी होती है। साथ में जो है ना इसको क्योंकि डिप्रेशन भी हो रहा है और वो सारी चीज़ें, आप इसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट दे दो, ठीक है, एंटी साइकोटिक दे दो, ठीक है, और हमारे पास मूड स्टेबलाइज़र, ये 3 नाम आप याद कर लो। अगर कहीं समझ नहीं आ रही साइकोलॉजी के अंदर तो ये आप एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक और मूड स्टेबलाइज़र, ये बस ड्रग, ये इस तरह नाम लिख दो, ऊपर आगे बेशक नाम लिखो ना लिखो, ये लाजमी लिख के आना है, ठीक है, पोस्टमार्टम साइकोसिस में, ठीक है। सेम यही जो है ना हमने यहाँ पोस्टमार्टम डिप्रेशन के अंदर करना है। उसको सबसे पहले हॉस्पिटल में एडमिट करना है बेबी और उसको, फिर आपने साइकोथेरापी कर लिए, रीअश्योर, एक्सप्लेनेशन, एजुकेशन टू इंश्योर सोशल सपोर्ट, एजुकेशन टू इन्हांस इफेक्टिव अडाप्टेशन रिस्पॉन्स प्रेगनेंट फिल्म, कोग्निटिव बिहेवियर थेरापी और साथ में एंटी डिप्रेसेंट फार्माकोथेरापी, ठीक है। तो हमने हॉस्पिटल एडमिट करके साइकोथेरापी और फार्माकोथेरापी दोनों कर देनी होती हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी हमारे पास जो केस रह गया ये वाला ईटिंग डिसऑर्डर का, ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, ये जो भैंस जिसको मैं कह रहा था बिलूमिया नर्वोसा, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है, जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसके अंदर यही था ना, हमारे पास बिंज ईटिंग खाती है, सेल्फ कंट्रोल ख़त्म है, मेंटेन नहीं कर पा रही हमने, तो इसके अंदर सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में आप वही लिखोगे जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जब भी आपको इन्वेस्टिगेशन लिखनी है ना, सबसे पहले आप हिस्ट्री प्लस जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की हेडिंग दो, फिर आप जनरल इन्वेस्टिगेशन और फिर आप स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, ये 4 हेडिंग आपने लाजमी बना के फिर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में यूरिन इलेक्ट्रोलाइट, जनरल में ECG, ठीक है, और एसोफेगोस्कोपी जो है ना वो आप कर लोगे, जिसके अंदर आपको एसोफेगस के अंदर ना मेलरी विस टेयर जो है ना वो कभी कभार मिल जाते हैं, वजह क्या है, रप्चरिंग की वजह से, बार बार उल्टियों की वजह से, ठीक है। तो ये इसके अंदर लाजमी आपने ECG दिल देख लेना, यूरिन देख लेना, इलेक्ट्रोलाइट देख लेना, हाइपोक्लीमिया क्योंकि बार बार उल्टियाँ कर रही है ना, हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस इसके अंदर हो सकता है, तो वो भी इसके अंदर बड़ा कॉमन है। ट्रीटमेंट क्या करना है, इस ऐसी सेम वही है, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन करनी है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको ठीक कर दो, ठीक है। साइकोथेरापी में वही है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरापी, इंटरपर्सनल साइकिक थेरापी दे दो, गाइडेड सेल्फ हेल्प दे दो, एलिमिनेट, मतलब एजुकेशन के साथ इसको ट्रीट करना है, साथ में आपने एक आध एंटी डिप्रेसेंट लगा देनी है, ठीक है। एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट जो है ना, इस लड़के को डिप्रेशन होना शुरू, एंटी डिप्रेसेंट में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास SSRI आ जाता है, ठीक है, जिसके अंदर फ्लोएक्सेटिन आ जाती है, ठीक है, फ्लोएक्सेटिन है, ये आप इसके अंदर जो है ना वो दे सकते हैं। लेकिन मेन इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का जो इम्बैलेंस है, बार बार उल्टियाँ करने की वो आपने लाजमी मेंटेन करना होता है, ठीक। तो SSRI में सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आप इसके अंदर दे दोगे, काफ़ी हद तक ये इंप्रूव कर जाया करती हैं, ठीक है। रही बात हमारे पास जो नंबर सेकंड वाली, एजुकेशन जब भी आ जाएगी ना साइकोथेरापी में, एक तो आपने CBT नहीं बोलना, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, ये हर एक के अंदर लिख के आ सकते हो एजुकेशन में, ठीक है। फिर आप इंटरपर्सनल साइकोट्रिक थेरापी दे दो, ठीक है, गाइडेड सेल्फ हेल्प दे दो, और ये वाली चीज़ें आप खुद भी लिख सकते हो। सेम गोज़ टू यहाँ पे एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर हमारे पास
ठीक है। इनके अंदर हमारे पास जो है ना वही दिल का करवा लेना, ईसीजी, एंडोक्राइन देख लेने के, मेटाबॉलिक देखेंगे, जीआईटी, मैंने कहा क्योंकि हार्मोनल का डिस्टर्बेंस है तो एंडोक्राइनोलॉजिकली इसको ज़्यादा अच्छे से देखना है। ठीक है। हिमेटोलॉजिकली इनके अंदर हर चीज़ की कमी है, पैन साइटोपिनिया होगा, WBC, RBC, प्लेटलेट कम होंगे, कार्डिक के अंदर इनके प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल होगा, ST डिप्रेशन होगा, T वेव इन्वर्जन होगा, दिल के अंदर अरिथमिया होगा, दिल धड़क रहा होगा। ठीक है। फिर मेटाबॉलिक में यूरीमिया होगा, रीनल स्टोन होगा, जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन होगी, डी रेंज, LFTs वगैरह ये सारे के सारे होंगे। तो इसके अंदर भी आपने हॉस्पिटल में एडमिट करना है क्योंकि इनको सुसाइडल थाट्स आती हैं, ऐसी गर्ल को जो खुद को बहुत मोटा फील करती है लेकिन एक्चुअल में वेट इतनी सुसाइडल थाट आती हैं कि ये खुदकुशी के ऊपर आ जाती है। उससे बचाने के लिए हॉस्पिटल एडमिट करो, इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सबसे पहले पूरी करो क्योंकि इनकी न्यूट्रिशन बहुत कम है, 3 माह से एमेनोरिया हो रहा है ना। ठीक है। तो इसी के अंदर ये है। ठीक है। साथ में ग्रोथ हार्मोन देख लो, ग्रोथ हार्मोन इनके रिटार्ड होंगे, एमेनोरिया होगा। ठीक है। और डिले प्यूबर्टी होगी, रीनल स्टोन इसके अंदर देखें, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ टूटती जा रही हैं, इनको सवेयर किस्म की कॉन्स्टिपेशन होगी। ठीक है। तो वो सारे के सारे हमने बाकी साइकोथेरापी में आप कॉग्निटिव CBT आप इसके अंदर भी कर लोगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इंटरपर्सनल जो है ना साइकिक थेरापी कर लोगे, फैमिली बिहेवियर थेरापी कर लोगे, मोटिवेशनल इन्हांसमेंट मोटिवेशन इसको दोगे, या तुम अभी एक्सरसाइज के साथ इसको डाइट को खाओ। साथ में कब्ज़ को रिमूव करने के लिए इनके अंदर आप लैक्सेटिव लाजमी देते हैं। ठीक है। फार्माकोथेरापी में ड्रग्स जो है ना वो बहुत कम इसका होता है, लेकिन विटामिन और सप्लीमेंट हम इसके अंदर दे देते हैं जो इसके वजह काफ़ी हेल्पफुल हो जाती हैं। ठीक है। तो अब आपको मज़ा आया कि नहीं आया इस तरह पढ़ने का? ठीक है। क्योंकि अब हमने इसको को रिलेट करके पढ़ा होगा कि इनकी ट्रीटमेंट भी सेम है, इसकी ट्रीटमेंट भी सेम है, इसकी भी जो इसकी एजुकेशन के रिलेटेड है, साइकोथेरापी, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, इंटरपर्सनल थेरापी, ये वाली या फैमिली थेरापी जो है ना ये सब के अंदर आप लिख सकते हो। एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, और हमारे पास कौन सी रह गई है नंबर 3 एंटी डिप्रेसेंट हो गया, और मूड स्टेबलाइज़र ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। ईजी हो गया। तो हमारे पास ये माइग्रेन तक हो गया। माइग्रेन में हमने क्या थी, बीटा ब्लॉकर, ठीक है, वेलप्रोएट दिया था, और हमने क्या दिया था यहाँ पे बीटा ब्लॉकर, वेलप्रोएट और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है। अब हमारे पास आता है जी डेलीरियम। डेलीरियम का दूसरा नाम होता है टॉक्सिक कन्फ्यूजनल स्टेट। ठीक है। तो इसके अंदर डेलीरियम के लिए जो मैंने एक जुगाड़ू सा निमोनिक रखा हुआ है ना, वो है, देखो ना डेलीरियम का स्पेलिंग क्या है, DELIRIUM। ठीक है। मतलब मैंने कहा टॉक्सिक कन्फ्यूजनल स्टेट, तो कन्फ्यूज सा हो जाता है बंदा। ठीक है। यूँ कह लें कि ये एक डिजीज़ तो नहीं, इसको हम कहेंगे ये एक तरह का सिंड्रोम है। ठीक है। जो कि आवर्स और डे के अंदर डिवेल्प होता है। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, डी से डेलीरियम, डी से हमारे पास क्या होता है, दवाई। ठीक है। कोई ऐसी उसने दवाई ली है, मैंने यूँ याद किया, वो जुगाड़ू तरीका ये मेरा है। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ड्रग इनटेक, जिसके अंदर वो कहता है कि कभी कभार वो अल्कोहल ज़्यादा पी लेने से, सैलिसाइक्लेट, ठीक है, मेडिसिन खाने से, या फिर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स, ठीक है, या ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स वो लेने से। ठीक है। ये हमारे पास होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक्यूट ऑनसेट हो जाती है ड्राउजीनेस, और बंदा डिसओरिएंटेशन के अंदर चला जाता है। ठीक है। डी से ड्राउजीनेस इसके अंदर हो जाती है, और हमारे पास बंदा डिसओरिएंटेशन के अंदर चला जाता है। तो मोस्टली क्या है, ड्रग विदड्रॉल या इंटॉक्सिकेशन जो है ना वो इसकी वजह होती है। इसकी वजह से कहते हैं टॉक्सिक कन्फ्यूजनल, इसको हम स्टेट भी कहते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली पेशेंट के सारे जो है ना इमोशन वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, फेयर, डिप्रेशन, एजिटेशन, और साइकोमोटिक चेंज में हाइपर एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस, चाइल्डिश बिहेवियर। ठीक है। और ट्रेमर्स इसके अंदर सारे का सारा हमारे पास आ जाता है। ठीक है। अब वो कहता है कि अमूमन आपके पास जो सिनेरियो आता है ना, वो आता है कि एक जो है 25-26 साल का जो है ना वो बंदा है। ठीक है। वो उसका टेम्परेचर फलां था, उसने जो है उसके लिए खुद ही घर में ना अगमेंटम खा रही है, और एगमेंटम की हमारे पास क्या होगी, टॉक्सिक डोज चली गई है उसके अंदर। ठीक है। अब वहाँ पे सडन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डिश बिहेवियर, अचानक से उसके अंदर ना बच्चों वाला, उसकी बेगम कहती है बच्चों वाला बिहेवियर शुरू हो गया है। ठीक है। और ये साथ में कन्फ्यूज़ सा रहने लगा जब से इसने गोली खाई है ना, पता नहीं अब गोली का क्या असर है, ये है वो है। ठीक है। तो बेसिकली यही है कि वो उसकी इंटॉक्सिकेशन हो चुकी है हमारे पास। ठीक है। साथ में कह रहा है कि हमारे पास चेस्ट एक्सरे उसका नॉर्मल होता है, हमने कर देख लिया। तो यही है कि कभी कभार उसको ना वो कहती है कि नक्कल स्टिफनेस भी होती है। ठीक है। तो मतलब कोई उसको मेनिंजियल इरिटेशन की भी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है। तो हो सकता है उसको कोई दिमागी तौर पे कोई मेनिंजीज का मसला हो, कोई वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, कोई वायरल मेनिंजाइटिस हो, तो इसकी वजह भी एक बड़ी वजह है डेलीरियम की। ठीक है। तो हमारे पास यही होता है कि डेलीरियम विद वायरल मेनिंजाइटिस इस तरह के केसेस में आ जाया करता है। ठीक है। या मेनिंगो एनसेफेलाइटिस, अमूमन इसके अंदर यही होता है कि उसको टोनिकोलोनिक सीयर्स होती हैं, वो उसके लिए फिर जो है ना वो घर में ही जो है पैरासीटामोल लेकर है, या फिर वो अगर अगमेंटम ले रहा है कोई अपने बुखार को ठीक करने के लिए, उसके बाद उसको ये सारे सिम्टम्स हो
हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे ऐसे पेशेंट में? सिंपल इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हिस्ट्री और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की हेडिंग दोगे, फिर आप जनरल इन्वेस्टिगेशन की दोगे, फिर हम यहाँ पे आप स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन की हेडिंग दे के इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे। ठीक है, तो आप उसके बाद क्या करोगे, आप सिंपल ब्लड एग्जामिनेशन करो, सीबीसी, ग्लूकोज, एलएफटी, आरएफटी, एबीजीज कर लोगे। सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ना, अगर उसके मेनिंजियल इरिटेशन की है तो सीएसएफ की एनालिसिस कर लोगे। ठीक है, यूरिन को देख लोगे। ठीक है, इसके अलावा आप ब्रेन में आप ईईजी इलेक्ट्रोएन्केफलोग्राफी जो है ना वो करवा लोगे, सीटी ब्रेन करा लोगे, एमआरआई करा लोगे, चेस्ट के अंदर रेडियोग्राफ करा लोगे और साथ में उसकी ईसीजी करवा लोगे। ठीक है, एक्सरे चेस्ट प्लस ईसीजी दिल के लिए हम कर लें। ठीक है, तो ड्रग आप इसके अंदर क्या देते हैं, आप इसके अंदर क्योंकि साइकोटिकली है तो आप इधर एंटी साइकोटिक जो है ना वो ड्रग्स दे देंगे। इन ऑल केस ऑफ डिलीरियम जो है ना मोस्टली आप एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो है ना वो दे दिया करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एटिपिकल एंटी साइकोटिक में ओलेंजापीन जो है ना वो आपके पास है, ओलेंजापीन, ये आप इसके अंदर मोस्टली दे देते हो तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो बाकी अगर बेंजोडाइजेपीन भी आप, जिसके अंदर डायज़ेपैम, ये भी आप याद कर लोगे, तो एंटी साइकोटिक में डायज़ेपैम अगर आपने सीएनएस फार्मा पढ़ी हो तो डायज़ेपैम इसके अंदर हमारे पास देते हैं अगर डिलीरियम ट्रेमर्स हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बाकी सारे जनरल ट्रीटमेंट में वही है, जो भी ड्रग ले रहा है उसको विदड्रा कर लो, उससे कहा तुमने आज के बाद ये दवाई नहीं खानी। केयरफुल नर्सिंग करनी है, रिहाइड्रेशन करनी है, बुखार के लिए एंटीबायोटिक न्यूट्रिशन ठीक कर दो। ठीक है, उसको एक सुकून पीसफुल शोर से अलग इन्वायरमेंट में उसको रखो, बंदा ठीक हो जाएगा आराम से। ठीक है, यही हमारे पास होती है डिलीरियम की। ठीक है, जितने भी आपके वो अल्कोहल पी रहा है उसको ज़रा साइड पे करवा दो। ठीक है, एंडोक्राइन में थायराइड उसका देख लो, पैराथायराइड देख लो, कहीं वो तो डिस्टर्ब नहीं है। ठीक है, वो सारी की सारी हमारे पास जो है ना। अदर मेंटल एग्जामिनेशन में कर ड्राउजीनेस और डिसओरिएंटेशन, कॉग्निटिव फंक्शन देख लो, डिस्टर्बेंस देख लो, इमोशन की साइकोमोटर चेंजेस, वो बच्चों वाली बात है, इसके अंदर कोई नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी डिलीरियम के बारे में इंपॉर्टेंट से मोटी मोटी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, इसके अंदर हमारे पास होता है जी हाइपोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर, सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर और क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। बहुत सी गर्ल हर वक्त थकी थकी रहती हैं, तो मेरी जान आपको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम हो सकता है। मतलब अगर माँ ने कह दिया कि यार ये एक दो बर्तन धो दो, वो कहती भाई मैं तो थकी हुई हूँ, ये है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की निशानी। देहातों वाली गर्ल्स के अंदर अमूमन ये नहीं होता क्योंकि वो तो भैंस भी चो लेंगी और गाय भी जो है ना उसका दूध निकाल लेती हैं, उन्हें फिर ये फटीग वाली सिंड्रोम बहुत कम देखी। लेकिन ये शहरी जो बर्गर गर्ल्स है ना, इनके अंदर ये मैंने देखा है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो जो सोमैटोफॉर्म है ना डिसऑर्डर, इसको एंड पे करते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं, या लगे हाथ कर ही लें, चलो करते हैं इसको यार, वो थोड़ा सा बड़ा है इस वजह से मैं कह रहा था इसको एंड पे, लेकिन अभी कर लेते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, इसके अंदर बेसिकली क्या है, उसको एक ख़ास तरह का खौफ होता है कि मुझे कोई सीरियस डिसऑर्डर है यानी कैंसर है। मतलब यूँ कह रहे कि इसके अंदर कोई फेयर है या कोई फाल्स बिलीव है कि उसको कोई ख़तरनाक हद तक सीरियस फैटल बीमारी हो चुकी है। ठीक है, जो उसकी जान ले लेगी। ठीक है, लाइक जैसे कि हमारे पास होता है जी कैंसर उसको हो गया, ये उसको ये लगता है। ठीक है, और ये फेयर जो है ना वो उसका कंटिन्यूस रहता है, इवन कि उसको मेडिकल रीअश्योरेंस भी मिल जाए। ठीक है, अगर कभी था भी तो वो उसको मेडिकली वो ठीक हो गया, सारी रिपोर्टें नॉर्मल, लेकिन उसके अंदर ये सारे का सारा होता है। नंबर सेकंड भी हमारे पास होता है डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर। ये है कि हमारे पास फंक्शनल गेट डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे हमारे पास हो जाती है, जो उसके चलने फिरने वाले हैं ना, फंक्शनल गेट डिस्टर्बेंसेस एक तो इसके अंदर देखी गई है, एमनेजिया देखा गया, और डिसोसिएटिव ब्लाइंडनेस यहाँ पे हमारे पास देखी गई है। ठीक है, एमनेजिया, ब्लाइंडनेस और साथ में सेंसरी एंड लॉस ऑफ फंक्शन इन दी लिम्ब। ठीक है, यहाँ पे गेट का था, यहाँ पे अब लॉस हो रहा है फंक्शन इन लिम्स, उसके जो लिम्स हैं उसके अंदर उसका फंक्शन सारा का सारा लॉस है, साथ में एफोनिया है, उसकी वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और इसके अंदर इंक्लूड नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स जो है ना, साथ में उसको झटके लग रहे हैं लेकिन वो एपिलेप्सी वाले नहीं होते। फिर सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर, जिसे हम ब्रैकेट सिंड्रोम भी कहते हैं, ये हमारे पास अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम्स। ठीक है, मल्टीपल मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड, अगर उसको मल्टीपल सिम्टम्स आना शुरू हो जाए, सिंपल सी बात है। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड वो सिम्टम्स हैं, अभी हम बुक से भी देखते हैं, तो वो इसके अंदर हमारे पास सारे का सारा आ जाता है। पेशेंट जो है ना वो नेगेटिव इन्वेस्टिगेशन के अंदर बार बार अपने आप को इन्वॉल्व रखेगा। ठीक है, और अनहेल्दी ऑपरेशन जिस तरह के हिस्टेक्टमी और कोलिसिस्टेक्टमीज जो है ना वो अपनी करवाता रहेगा, तो इसके अंदर यही होती है बस, और कुछ भी नहीं है। लास्ट पे क्रोनिक फटीग सिंड्रोम,
ये आफ्टर मिनिमल एक्टिविटी या मेंटल एक्सर्शन के बाद जो है ना वो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का जो है ना वो शिकार हो जाती है। मिनिमम एक्टिविटी की है, इवन कि कुछ कहते हैं कि हमारी बेगम जो है ना सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद जो है ना इंतहाई ज़्यादा थक जाती है। ये भी क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के अंदर आता है। हालांकि किया क्या होता है, कुछ भी नहीं। ठीक, अब यहाँ पे पुअर कंसंट्रेशन और डिजीनेस, उसको एक तो कंसंट्रेशन जो है ना वो उसकी लॉस हो जाती है, मस्कुलर एचेज़ आना शुरू हो जाती हैं, स्लीप के अंदर उसको डिस्टर्बेंसेस आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और आफ्टर वायरल इन्फेक्शन लाइक इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, इसके बाद जो है ना ये सारे के सारे हमारे पास मोर एग्रीवेट हो जाती है। ठीक है, और वो जो है ना फटीग के साथ एनजाइटी और डिप्रेशन के अंदर हमारे पास रहती है। ठीक है, एनजाइटी प्लस डिप्रेशन, ये दो इसके अंदर बड़ी कॉमन है। तो आपको पता चल जाएगी ये हमारे पास क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की पक्की निशानी है इस खतून के अंदर। मोस्टली ख़वातीन ही जो है ना हमारे पास होती हैं। ठीक है, हल्का सा काम, थक गई। अब यहाँ पे हमारे पास एक सिनेरियो आता है कि एक आया है, खतून आई है, ठीक है, मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास। उसको ये बिलीफ है कि उसको ख़तरनाक हद तक स्टोमिक अल्सर है। ठीक है, अब आपको क्या समझ आ रही है कि उसको ख़तरनाक हद तक स्टोमिक अल्सर, वो खुद आके बताती है कि मुझे अल्सर है प्लस कैंसर है, मैदे का कैंसर डॉक्टर साहब मुझे है ख़तरनाक, और मुझे लग रहा है मैं मर जाऊँगी। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, जिसके अंदर हाइपोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर इसकी है। ठीक है, शुरू में आप लिखेंगे सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, इसके आगे लिखेंगे हाइपोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, जिसके अंदर फेयर बिलीव है उसका। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, जनरल मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, फुल सिंपथेटिक हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, अगर कोई एक्चुअल बीमारी है तो वो देखो, अगर नहीं है तो उसको एक्सक्लूड कर दे। रिपोर्ट्स आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि ये फलां फलां बीमारी इसको नहीं है, हमने सारे टेस्ट कर लिए हैं। ठीक है, अमूमन वो इतना बड़ा थब्बा लेके आ रही होती है कि मैंने ये भी टेस्ट कराया, ये भी, हालांकि उसको कुछ भी नहीं होता। ठीक है, उसको फिर एक आपने पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन देनी है सिम्टम की। बीबी अगर तुम्हें कैंसर होगा, तुम्हारा वेट लॉस होगा, तुम्हारी हड्डी में ये होगा, तुम्हें ट्यूमर होगा, ये, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी नहीं है, ये बताना उसको। स्पेसिफिक में आप फिर उसकी साइकोथेरापी करते हैं, जिसके अंदर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी है, सीबीडी जिसे हम कहते हैं, रिहेबिलिटेशन है, शेयर्ड केयर है, रीअश्योरेंस, एक्सप्लेनेशन, सब में लिख देना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बाकी फार्माकोथेरापी में एंटी डिप्रेसेंट दे दो, बंदा ठीक। फिर एक हमारे पास आता है जी जो है ना एक कि एक जी 26 साल गर्ल आई है। ठीक है, और वो वेडलिंग गेट के साथ आई है, मतलब अनएबल टू वॉक इन गुड मैनर। ठीक है, और वो अनएबल टू सी फ्राम बोथ ऑफ हर आइज, वो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही, इवन डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रही किसी भी वे में। शी इज़ अनएबल टू कम्युनिकेट टू हर डॉक्टर इन एनी वे, चुप करके गुमसुम गूंगी जिस तरह होती है ना, वो बैठ गई है उस तरह। और उसके जो आप आपने उसको चलने के ऊपर उसके देखा तो उसके वेडलिंग गेट थे, जब वो वॉशरूम में जा रही थी वो उसके वेडलिंग गेट थे, एक ऊपर एक नीचे। इसे हम कहते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, जिसे डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर इसको हम कह रहे थे। ठीक है, जिसके अंदर गेट की डिस्टर्बेंसेस थी। ठीक है, तो इसको हम हिस्टेरिया भी कहते हैं, मतलब लड़खड़ा खड़ा के जो है वो चल रही है। ठीक है, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर, इसके अंदर अदर फीचर का फंक्शनल गेट डिस्टर्बेंस है, डिसोसिएटिव एमनेसिया है, सेंसरी लॉस है, फंक्शन जो लिम्ब के हैं वो लॉस होंगे, और इसके अंदर दौरे पड़ते हैं जिसे हम कहते हैं नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स हमारे पास होते हैं। एमनेसिया क्या होता है, बेसिकली जो मेमोरी लॉस होता है ना उसको हम कहते हैं। इसके अंदर भी सिंपल आपने वही है कि जनरल इन्वेस्टिगेशन, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, वो सारा लिख के उसको जो है ना वो सारा साइकोथेरापी जो है ना वो दे देनी, रीअश्योर करना, एक्सप्लेन करना, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, ये इसके सेशन होते हैं बाकायदा, वो करने से हमारे पास कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर, या जिसको कहते हैं ब्रैकेट सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अंदर क्या था कि वो मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम्स आपके पास शो करती है आफ्टर सेवियरली बॉडी सिम्टम्स जो है ना वो मरा, मतलब ऐसे सिम्टम बताया कि जो आपने कभी सुनी नहीं होंगे। ठीक है, और नेगेटिव इन्वेस्टिगेशन कर अनहेल्दी ऑपरेशन जो है ना वो करवाती रहेगी, हिस्टेक्टमी, कोलिसिस्टेक्टमी इसके अंदर सारी की सारी आ जाती हैं। ठीक है, तो वो इसके अंदर ही हमारे पास ब्रैकेट सिंड्रोम के अंदर आती है। ठीक है, और यहाँ पे वो इवन इनके अंदर भी हमें ट्रीटमेंट में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी करनी है, एंटीसाइकोटिक देनी होती है, और अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन को डिस्करेज करना है। ये मैंने लाइव एक बंदा देखा हुआ है। ठीक है, वो आया मेरे ख्याल में वो मेरे अब्बू का जो है ना वो कोई था, क्लर्क था। ठीक है, वो मुझे आके बता रहा मेरी तो बीमारी है, लेकिन मैंने सारी रिपोर्टें करा ली हैं, मैंने फ़लाँ अपनी हिस्टेक्टमी, जो हिस्टेक्टमी कह रहा हूँ, कोलिसिस्टेक्टमियाँ भी कराई हैं, अपेंडिक्स भी हमें खाम खा करवा के बैठा हुआ था, वो सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर के अंदर आया था। ठीक है, फिर हमारे पास होता है जी कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं। ठीक है,
एक 35 साल लड़की आती है, इरिटेबल होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, एचिज़, पेन, ठीक है, और उसके अंदर कोई भी ऐसा जो है ना इन्फेक्शन का आपको नहीं मिलता, ठीक है। और उसकी माँ क्या बताती है कि ये ना थोड़ा सा काम भी करती है, वो थक जाती है, वीकनेस है, डिफ़िकल्टी इन स्लीप है, ठीक है, एग्जामिनेशन सारी नॉर्मल है, नो पैथोलॉजी, तो आपके सोमेटोफॉर्म्स डिसऑर्डर लीडिंग टू क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। सिंपल सी बात है। और कुछ भी अंदर भी आप वही बिहेवियर थेरापी देंगे, या साइकोलॉजी के अंदर सारी की सारी बिहेवियर थेरापी बड़ा इंपॉर्टेंट, दवाइयों से भी ज़्यादा बिहेवियर थेरापी, और कुछ हद तक दवाइयाँ आपकी जो है ना वो असरअंदाज होती हैं। तो ये बस इसके बारे में मोटी मोटी बात, अगर इतना पता है ना तो मोर देन एंड पे हम बुक से देख लेंगे, अगर कुछ रह गया तो वो हम उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। चंद दिन पहले मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक लड़की का मैसेज आया, वो कहती है कि मुझे है ना, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती डॉक्टर, तो मुझे आप फ्री में जो है ना वो कंसल्ट किया करें जी, मैंने आपकी बिहेवियर साइंस की वीडियोस देखी हैं, तो मुझे आप फ्री में। मैंने कहा आपको क्या है? कहती मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मैंने कहा कैसे पता है आपको? तो बस फिर वो उसने फिर अपनी प्रीवियस मुझे रिपोर्ट्स भेजी, और बड़ा उसके बाद वो पता नहीं किधर गई है, मुझे अभी याद नहीं, ठीक है। लेकिन ये था कि मैंने बस जो पॉसिबल वेज थे और जो पॉसिबल डॉक्टर से जो उनका फ्री में इलाज कर सकते थे, मैंने कहा एटलीस्ट तुम जाओ किसी डॉक्टर के पास, एक पर्ची जो है ना वो बना के उसके डॉक्टर के रूम के अंदर भिजवाओ कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं स्टूडेंट हूँ या जो भी हूँ, ठीक है, तो मुझे प्लीज़ फ्री में ट्रीट किया जाए। तो इंशाल्लाह आपका कोई ना कोई हल वो कर दिया करती हैं, इतने ज़ालिम नहीं होते डॉक्टर, ठीक है। तो फिर उसके बाद शायद उसका वो हो भी गया था किसी डॉक्टर के साथ, जो है ना वो इस तरह वो उसको फ्री में सेशन देना शुरू कर दिए थे, ठीक है। वो बड़ी एक सीनियर डॉक्टर जो है ना लाहौर के, उससे जो है ना वो करवा रही थी कोई ट्रीटमेंट, और उसकी फ़ीस भी 3500-4000 रुपये थी, एक अभी सिर्फ चेक फ़ीस थी, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आपने अमूमन देखा होगा कि ओवर कॉन्शियस ये पेशेंट होते हैं, ठीक है, बार बार जो है ना वो हाथ धोने होते हैं, ठीक है। इनको रात को सोए सोए सर्दी कोरे की पड़ रही है, दरवाज़ा बंद करके आएंगे, लेकिन फिर इनको याद आ गई यार कि दरवाज़ा तो नहीं खुला हुआ घर का, ठीक है। तो वो बार बार उठ उठ के दरवाजे चेक करेंगे, उसके लॉक चेक करेंगे, ठीक है, रूम को बार बार देखेंगे। तो ये हमारे पास होता है, ये इसके अंदर बेसिकली क्या है, ओवर कॉन्शियस हमारे पास जो है ना वो हमारे पास हो जाती हैं। रिपीटेटिवली हैंड वाशिंग, इसके अंदर एक तो टिपिकल सिनेरियो में आता है, और बार बार चेकिंग दी लॉक्स या डोर जो है ना वो हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो ये इनके हमारे पास होती हैं। इसके अंदर आता है कि 20 साल जो है ना मेल आता है मोस्टली। रिकरेंट डिस्ट्रेसिंग एनजाइटी उसको है, जिसके अंदर वो कह रहा है कि मैं ना उसकी बेगम आगे बताती है कि इसको ना रिपीटेडली खाना खाने के लिए हाथ धो के फिर दोबारा चला जाएगा, नहीं अब मुझे लगता है कोई गंदगी लग गई है मेरे हाथ को, फिर वो जाएगा वॉशरूम से आएगा तो वो घंटा हाथ ही धोता रहेगा, धोते जाओ, पूरा साबुन ही मुका देगा, फिर भी उसे तसल्ली नहीं होगी। ये है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फिर वो कहती रात को सोए सोए हम अच्छे खासे नींद में होते हैं, ठीक है, और मज़े में कर रहे थे, अचानक उसे जो है ना वो याद आता है कि यार दरवाज़ा तो नहीं खुला हुआ, वो दरवाज़ा चेक करने चला जाता है, अपनी सारी एक्टिविटीज़ नींद को उतार के, बाहर कोहरा पड़ रहा है जी, उसी वजह से वो कभी कभार बीमार भी हो जाता है जी, उसको बार बार ठंड लग जाती है। तो ये इसके अंदर बड़ी जो है ना ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सेम फिजियोथेरापी है, आप इसके अंदर साइकोथेरापी सॉरी, ठीक है। एक्सपोजर जो है ना उसको बार बार रिपीटेडली जो है ना वो किसी चीज़ से एक्सपोज करवाओ ना, तो वो इसको हो जाता है, ठीक है। उससे कहते हैं एक दफ़ा हाथ धो लिया बस ठीक है। आप उसको ये इस तरह एक आपने प्रॉपर एजुकेशन देनी होती है। एनालिटिकल ओरिएंटेड थेरापी आपने दें, फार्माकोथेरापी में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन अगर बहुत सीवियर किया था तो TCS दे दो, ठीक है। हाई डोज क्लोमी पैरामीन जो है ना वो आप इसके अंदर दे सकते हो, ठीक है। साथ में साइको सर्जरी भी कुछ होती है अगर बहुत ज़्यादा, या फिर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हमारे पास कुछ होती है, तो उसको वो देगी आप इसके अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को। बस आपको सिनेरियो डायग्नोज करना आना चाहिए, ठीक है। वो कहता है कि उसको एक यही है कि डर्टी मेरे हाथ हैं रिपीटेटिव हैंड वॉशिंग के बाद भी, तो ये इसकी पक्की निशानी है, और कुछ भी नहीं इसके अंदर सिनेरियो के अंदर आता। यही सिंपल सी एक ट्रेट है जो आप इसको पकड़ लेते हो, ठीक है। ये भी हमारा अल्लाह के फजल से हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एनजाइटी डिसऑर्डर। एनजाइटी में हमारे पास होती है कुछ जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर है, कुछ पैनिक्स डिसऑर्डर हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। अब एनजाइटी में हमारे पास क्या है? अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव एनजाइटी एंड क्राई, ठीक है। वरी भी होता है और क्राई भी होता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एनजाइटी होती है, मतलब हर काम में जो है ना जल्दी जल्दी डालनी है, जल्दी करो ये, फिर वो जल्दी जल्दी में गलत भी काम कर जाते हैं, ठीक है।
मसल टेंशन, इनको हमेशा जो है ना वो बावल डिस्टर्बेंस ही रहती है। स्लीप इसकी एक तो बड़ी डिस्टर्ब होती है, बावल इसकी बड़ी डिस्टर्ब होती है, कोई काम भी करना है तो एजिटेटिव बिहेवियर शो करेंगे, तो ये हमारे पास होते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, बाकी पैनिक भी होता है कि उसके अंदर रिपीटेड अटैक ऑफ सिवियरिटी, इसकी हमारे पास एपिसोडिकली जो है ना वो बार बार उसको जो है कभी चेस्ट पेन, कभी पाल्पिटेशन, कभी पैरेस्थीसिया ऑफ द लिम्ब, ये सारे के सारे हमारे पास एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर। इसके अंदर अब लिखने वाली आई थिंक बाद ही टाइम ज़ाया करने वाली बात है, सिंपल। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो सिनेरियो में आता है कि एक 15 साल जो है ना वोमेन प्रेजेंट करती है एक्सेसिव वरी अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ। ठीक है, मतलब अगर उसके रूम के अंदर कोई ज़रा सी चादर के ऊपर सिलवट भी पड़ गई है तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। ठीक है, उसके रूम के अंदर अगर छिपकली भी आ गई तो उन्हें पूरा सर घर पे उठा लेना कि नहीं, इसको जब तक मार के बाहर दिखा के मुझे बाहर कूड़े में नहीं फेंकना, मुझे तसल्ली नहीं होगी। एंजाइटी डिसऑर्डर है। ठीक है, ये है कि वो शॉटिंग बहुत ज़्यादा करेगी, ओवर कंसनट्रेट हो जाएगी। शादी पे जाना है तो अपनी एक एक जो है ना वो सिलवट को देखेगी, कहीं यहाँ से तो थोड़ा सा धागा तो नहीं लटक रहा, यहाँ से मेरी प्रेस थोड़ी सी ख़राब तो नहीं होगी। इतनी एनजाइटी इस लड़की को होती है। ठीक है, इसको मैं जनरलाइज, इसके अंदर आप क्या ही कहते हैं, फिजियोथेरापी करते हो, फिजियो साइकोथेरापी सॉरी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, रीअश्योरेंस ठीक करते हो, और रिलैक्सेशन टेक्निक से रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। जब भी ऐसे ही करें उसको कहते हैं रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। उसको बार बार रिलैक्स करने से एक वक्त आएगा वो उसके लिए होएगा। अगर बहुत सीवियर है तो आप उसके अंदर एंटी जो है ना वो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हो, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर दे सकते हो। ठीक है, TCA SSRI ये आप दे सकते हो, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर दे सकते हो। ठीक है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर वो आप दे दो। ठीक है, शॉर्ट बेंजोडाइजेपिन और बीटा ब्लॉकर, बाकियों में भी हमने यही तो किया और क्या किया। फिर हमारे पास आता है जी एक बाईपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली होता है बाईपोलर नाम में ही हमारे पास काम इसका नज़र आ रहा है, मतलब दो पोल में, कभी खुशी कभी गम। ठीक है, बाईपोलर डिसऑर्डर में यही है कि डिप्रेशन फॉलोड बाय पीरियड ऑफ मेनिया। ठीक है, कभी वो बहुत अपने आप को सेंस ऑफ सुपीरियरिटी हर जगह शो करेगा, खुद को बहुत ज़्यादा जो है ना वो फने खांस जिसको कहते हैं ना वो समझना शुरू कर देता है, सुपीरियरिटी जो है ना वो हमारे पास इसके अंदर। ठीक है, कभी हमारे पास क्या होगा, एक्सेसिव हमारे पास डिप्रेशन हो जाएगी। ठीक है, मूड स्विंग जिसके अंदर लो मूड होगा। ठीक है, अचानक फिर बैठे बैठे उसकी अल्टरेशन होगी और एक्सेसिव और एलिवेटेड और इरिटेबल मूड में चला जाएगा। एक्सेसिव एलिवेटेड इरिटेबल जो मूड है ना उसके अंदर ये अचानक से चला जाएगा। तो ये हमारे पास होती है इसकी। अब इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास ना कुछ इसकी दो टाइप्स हम उसने बताई हुई है। एक बाईपोलर डिसऑर्डर 1 होता है और एक हमारे पास होता है बाईपोलर डिसऑर्डर टाइप 2। तो बस ये दो टाइप्स हैं। इसके अंदर ग्रेटर देन 1 मैनिक और मिक्स्ड एपिसोड होगी। ठीक है, जबकि यहाँ पे 2 के अंदर क्या होता है, डिप्रेशन एपिसोड होती है, मोर फ्रीक्वेंट होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना वो मेनिया वगैरह सारे का। मेनिया बेसिकली होता क्या है, हैविंग एबनॉर्मल हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी और एनर्जी, किसी भी चीज़ को करने के लिए हाइपर एक्साइटेड हो जाना, तो इसको हम कहते हैं मेनिया। ठीक है, तो लो डिप्रेशन से मेनिया के अंदर हाईली जो है ना वो इसके सारे के सारे, ये देख रहे हो, मैं ये पिक्चर देख लो, कभी खुशी कभी गम, ये इसी के अंदर वो बेचारा बिना फंसा रहता है, तो कभी खुशी कभी गम, कभी बहुत अचानक से वो सैड हो जाता है, फिर अचानक से ठीक हो जाता है। ये बाईपोलर डिसऑर्डर को पिक्चर देने में रख लेना। ठीक है, तो टाइप 1 और टाइप 2 में हमारे पास ज़्यादातर वो डिप्रेसिव स्टेट के अंदर हमारे पास रहता है। ठीक है, तो हमारे पास ये यही है कि एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट, उसने एक दफ़ा क्वेश्चन दिया हुआ था 2009 के अंदर। ठीक है, कि फाइनल ईयर का स्टूडेंट आया जिसको जो है ना वो कह रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमर है। ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर उसका बहुत अच्छा है। ठीक है, और उसकी बड़ी जॉली सी नेचर है, हर किसी के साथ हंसता बैठता है, स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करता है, डिबेट्स में जाता है, स्पीच करता है। लेकिन अचानक से जो है ना वो लॉनलीनेस के अंदर चला जाता है, वो सबसे बात करना छोड़ देता है, हर किसी से जुदा होकर अलग से बैठ जाएगा। तो ये हमारे पास मैनिक बाईपोलर डिसऑर्डर की एक पक्की निशानी है। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे होते हैं। ठीक है, तो इस केस के अंदर आपने करना क्या होता है, उसको वही कॉग्निटिव थेरापी इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले वो करवा लेना सारा, साथ में फिर आप कॉग्निटिव थेरापी, बिहेवियर थेरापी, CBT करवा लेना, इंटरपर्सनल थेरापी करवा लेना। फार्माको में वही SSRI, सोडियम वेल्पोरेट हो गया, लेमोट्रिजिन्स दे देने हैं। ठीक है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दे देने हैं। ठीक है, और साथ में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी जो है ना वो अगर सीवियर केसेज है तो उसके अंदर करवा सकती हो, लेकिन इसके अंदर वो जिसमें झटके वगैरह लगवाती हैं वो सारे के सारे।
फिर है जी डिप्रेशन। डिप्रेशन में हमारे पास क्या होता है कि डिप्रेस्ड मूड हमारे पास होती है, ठीक है। उसने कुछ सिम्टम बताई है, लेकिन उस सिम्टम में अगर 9 सिम्टम्स है, अगर उसमें से 5 भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि वो डिप्रेशन के अंदर है, ठीक है। तो डिप्रेशन के हमारे पास यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि डिप्रेशन के लिए हमारे पास क्या क्या सिम्टम्स होने ज़रूरी हैं। एक है, जब आप देखो ना डिप्रेस होते हो तो आपकी स्लीप सबसे पहले डिस्टर्ब होती है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम एपैथी कहते हैं, किसी चीज़ में जो है ना वो दिल नहीं लगता, ठीक है। खुद को गिल्टी महसूस होती है, गिल्ट, ठीक है। और एक्सर्शनल फटीग होती है, बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार होगा, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन सारी की सारी लॉस। फिर एपेटाइट जो है ना वो चेंज, कभी बहुत ज़्यादा खा लिया, कभी सारा सारा दिन ना खाया। वेट डिस्टर्बेंस, पावर मोटर रिटार्डेशन और इवन सुसाइडल थिंकिंग। तो डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, खुदकुशी करने को दिल करता है उस बंदे का। तो इनमें से अगर कोई 5 सिम्टम भी आपको मिल गई है ना तो पता, ठीक है। एक 65 साल बाबा आता है, ठीक है। और उसके वो कहता है कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई है ना, उसके बाद जो है ना मेरा किसी काम में दिल नहीं करता, कोई भी मुझे खुशी नहीं होती। इवन कि उसका पोता पैदा हुआ उसको कोई खुशी नहीं हुई, मुंह बना के बैठा हुआ पोते की पैदाइश के ऊपर, ठीक है। फिर इंसोम्निया कहता है मैं सारी रात जागता रहता हूँ। इन एबिलिटी टू कंसनट्रेट, किसी काम में कंसनट्रेशन ही नहीं, नमाज पढ़ता हूँ मुझे कंसनट्रेशन नहीं रहती, मैं भूल जाता हूँ। इसे हम कहते हैं ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर ये जा रहा है बंदा, ठीक है। तो सेम इसके अंदर ट्राईसाइक्लिंग एंटी डिप्रेसेंट, ऐसे सारे सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेकिन, मोनोमाइन ऑक्सीडेज MOA और नॉर एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर दे दोगे तो आपके पास ये बंदा जो है ना काफ़ी हद तक। साथ में थेरापीज आप लिख देना, सोशल थेरापी, और कभी कभार इनको ना फाइनेंशियल, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और चाइल्ड केयर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना कि इस वजह से डिप्रेशन तो नहीं है। अल्कोहल स्टीराइडल की आपने बिल्कुल ख़त्म करना है, इसको रेगुलर एक्सरसाइज के ऊपर लगाना है। एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। अगर इस बंदे किसी बंदे को हो ना डिप्रेशन, तो अगर आप 1 माइल भाग लो ना तो बिलीव मी आपकी सारे जो है ना तबक दिमाग के रोशन हो जाते हैं। ये हमारे पास हो गया जी, डिप्रेशन भी हमने कर लिया, ठीक है। अब शीज़ोफ्रीनिया और शीज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर बाद में करते हैं। इससे पहले हमारे पास है अल्कोहल मिसयूज़ और इसकी डिपेंडेंसीज़ के बारे में उसने बुक के अंदर कुछ लिखा हुआ है, ये पहले हम कर लेते हैं, एंड पे हम शीज़ोफ्रीनिया वाला करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो डिमेंशिया बेसिकली क्या है, मेमोरी लॉस, ठीक है, इसी को कहते हैं डिमेंशिया। इसके बारे में एक आध दफ़ा सवाल आया हुआ है कि इसके जो ना वो कुछ एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स है ना वो कौन कौन से रूल कर। अमूमन जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम होता है ना उनके अंदर देखा गया कि मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, या किसी को अगर एड्रीनल डिसऑर्डर है ना तो उसके अंदर देखा गया उसकी मेमोरी लॉस, जिसमें एडिसन डिजीज़ और कुशिंग डिजीज़ का लेना, ठीक है। और इसके अंदर पार्ट ऑफ ब्रेन कौन कौन सा डैमेज हो सकता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ना वो इसके अंदर डैमेज हो सकता है, या फिर आपके पास हिपोकैम्पस, या फिर आपके पास एमेगडेला जिसके अंदर मेमोरी स्टोर होनी होती है, वो अगर डैमेज हो गए तो हमारे पास ये डिमेंशिया का केस आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने जो है ना ट्रीटमेंट क्या करनी है, तो ड्रग जो है ना इसके अंदर अल्जाइमर एस टाइप डिमेंशिया है तो इसके अंदर कोलिनेस्टेज इनहिबिटर्स दे सकेंगे, ठीक है। साथ में थायराइड टाइप की है तो थायरॉक्सिन दे दोगे, या एंटी थायराइड, अगर उसको हाइपर है तो एंटी थायराइड, अगर हाइपो है तो हम थायरॉक्सिन बाहर से देंगे। एड्रीनल में अगर कॉर्टिकोस्टीरॉइड है तो कुशिंग डिजीज़ है, ठीक है, उसके अंदर कुशिंग डिजीज़ में या कीटोकेनाजोल, अगर उसको कुशिंग एडिसन डिजीज़ में कॉर्टिकोस्टीरॉइड देते हैं, कुशिंग डिजीज़ में आप उसके अंदर कीटोकेनाजोल देते हैं, ठीक है। अगर वेस्कुलर डिसऑर्डर तो एंटी हाइपरटेंसिव दे दो, थायमीन, विटामिन B12 साथ में उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ठीक करोगे तो वो डिमेंशिया ठीक हो जाएगा, कोई तरीके मुश्किल नहीं है। अल्कोहल मिसयूज़ और डिपेंडेंस के बारे में हम बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो इसको भी आप बस ख़त्म करते हैं, आई थिंक बहुत लंबी वीडियो हो गई है। अल्कोहल मिसयूज़ प्लस इसकी डिपेंडेंसी, अजान हो रही बाकी अजान के बाद। तो अल्कोहल मिसयूज़ के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक हमारे पास होता है जी वर्निक्स एनकेफेलोपैथी, ठीक है, वर्निक्स एनकेफेलोपैथी, और नंबर 2 पे अल्कोहल विदड्रॉल सिम्टम्स, अल्कोहल विदड्रॉल सिम्टम। वर्निक्स एनकेफेलोपैथी में क्या होता है, जो अल्कोहल का मिसयूज़ करती हैं ना उनके अंदर एक तो नेस्टिग्मस, एटेक्सिया, कन्फ्यूजन और ऑप्थेल्मोप्लेजिया, आइज़, ठीक है, एटेक्सिया, कन्फ्यूजन दिमागी तौर पे, और नेस्टिग्मस उनकी आंखें घूम रही होती है, इसे हम कहते हैं वर्निक्स एनकेफेलोपैथी। अल्कोहल विदड्रॉल में जब उसकी हम रिडक्शन करती हैं अल्कोहल की, 6 से 8 घंटे तक उसको अल्कोहल ना मिले तो वो उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स, CNS की एक्साइटेशन की वजह से झटके लगते हैं, ट्रेमर्स, कांपना शुरू कर देता है, ठीक है। हाइपरफ्लेक्सिया, ठीक है,
इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही, एजिटेशन होगी, हेलुसिनेशन होगी, टेकिकार्डिया का पाल्पिटेशन और उसको स्वेटिंग, पसीने आना शुरू हो जाएंगे, झटके लगना शुरू हो जाएंगे, वो सारी की सारी अल्कोहल विदड्रॉल के अंदर हमारे पास आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो सिनेरियो है ना वो ये कहते हैं कि एक 38 साला मेल कन्फ्यूजनल स्टेट के अंदर डिवेल्प हो गया। उसने पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा अल्कोहल जो है ना वो कई सालों से पी रहा, लेकिन उस दिन पी रहा। आफ्टर डेथ ऑफ हर वाइफ इन दी लास्ट ईयर उसने वो अल्कोहल की डोज भी इंक्रीज़ कर दी है, बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर दी, जिसकी वजह से एटेक्सिया हो गया, नेस्टिगमस हो गया, और उसकी जो है ना वो आइज़ मूवमेंट वो स्लगिश हो गई हैं। वर्निंग्स इन कैफ्लोपैथी का लाइव केसेस है। ठीक है, अब इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास जो है ना इलनेस मोस्टली क्या होता है, विटामिन B1 जो है ना इसकी 1 नंबर अल्कोहल है ना, शराब 1 नंबर, तो B1 थायमीन आई थिंक इसे कहते हैं, यस थायमीन, इसकी हमारे पास बेसिकली डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसके अंदर हमारे पास ऐसे पेशेंट को जनरल ट्रीटमेंट में पहले हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्री जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपने एडमिट करना है पेशेंट को, और साथ में IV लाइन पास करनी है, वाइटल मोनीटर करना है, इनपुट यूरिन आउटपुट यूरिन देख लेना है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग काउंसलिंग करनी है कि वो क्विट करे किसी तरीके अल्कोहल को। ठीक है, और करेक्ट करना है उसके इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस को ना, वो आपने ठीक करना है, उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालो, ठीक हो जाएगा। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में क्या है कि आपने हाई डोज ऑफ दी पैरेंटल थायमीन, जो चीज़ कमी है B1 इंसेफ्लोपैथी से बचाने के लिए आपने विटामिन B1 जो है ना वो बाहर से देनी होती है। ठीक है, साथ में B9 और मैग्नीशियम भी आप डाल दोगे अच्छा होगा। सप्लीमेंट में B12, B6 और B9 सारे सप्लीमेंट मिनरल में मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस ईजिली डाल दोगे, है कोई फाइनल ईयर के लिए मुश्किल बात नहीं। ठीक है, ट्रीटमेंट में यही है कि ऐसा आपने जो है ना वो उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ना डेफिसिट और कन्फेबुलेशन जो हो रही है उसके लिए आपने उसको काउंसिल करना है, तो आपके पास पेशेंट जो है ना वो ठीक हुई। फिर एक आएगी अल्कोहल जो है ना वो इमरजेंसी के अंदर आया, उसको ट्रेमर्स हो रहे हैं। ठीक है, और क्लेम कर रहा है कि स्नेक ऑल अराउंड दी फ्लोर उसको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और वो कह रहा है कि ही हैज़ नॉट टेकन अल्कोहल फ्राम द पास्ट 2 डेज या फ्यू डेज़ जो है ना उसको नहीं है, उसको जो है ना वो सांप नज़र आ रहे हैं। शराब ना पीने की वजह से सांप नज़र आ रहे हैं तो अल्कोहल विदड्रॉल है, उसको पसीने आ रहे हैं, झटके लग रहे हैं, ट्रेमर से कांप रहा है, अल्कोहल विदड्रॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे इवन के वो 48 घंटे बाद डिलीरियम के अंदर वो ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर वही आपने इसको एडमिट करना है, IV लाइन पास करनी है, इनपुट आउटपुट कलेक्ट करना है, साथ में उसको जो ट्रेमर्स आ रहे हैं तो सुकून के लिए बेंजोडाइज़ेपिन लगा दो, ईजी है। ठीक है, और साथ में बीटा ब्लॉकर्स दे दो ट्रेमर्स को रोकने के लिए, वेलप्रोइक एसिड एंटी कन्वल्सेंट दे दो। ठीक है, और एंटी साइकोटिक दे दो। ठीक है, और नल्ट्रेक्सोन जो है ना वो आप इसके अंदर दे सकते हो, तो इजीली जो है ना बंदा आपके पास ठीक हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास थी कुछ। लास्ट में हमारे पास जो एक टॉपिक रह गया ना वो मैं आपको साथ बता देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर रह गया शीज़ोफ्रेनिया और शीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर। शीज़ोफ्रेनिया में बेसिकली क्या है, उसको फाल्स बिलीव्स होना शुरू हो जाती हैं, हमें गलत से ख्यालात जो है ना वो अपने माइंड के अंदर वो रख लिया करता है। ये इसको थोड़ा जूम आउट करें ना। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि हमारे पास शीज़ोफ्रेनिया में उसको फाल्स बिलीव आते हैं कि मरे हुए बाप की उसे आवाज़ें आ रही हैं, हेलुसिनेशन हो रही है, बार बार उसे ये आवाज़ें आती हैं। नंबर सेकंड पे उसको लगता है उसकी बीवी उसे जहर दे रही है, फाल्स बिलीव है ये सारे का सारा। ठीक है, फिक्स्ड फाल्स बिलीव होता है। अब इसके अंदर 2 टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होता है नॉन बिजार डिल्यूजन, एक हमारे पास बिजार डिल्यूजन हो। नॉन बिजार में हमारे पास क्या है कि जिसकी ठीक तो नहीं लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसकी बीवर वाकई में उसको जहर दे सकती है, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। बिजार में क्या है, इम्पॉसिबल है, उसका बाप मरा हुआ, उसका वादे कहाँ से आए अब, तो ये इम्पॉसिबल चीज़ें हैं हमारे पास जो उसको शीज़ोफ्रेनिया में होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। ठीक है, हमारे पास एक्यूट शीज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, और एक हमारे पास वगैरह का हमारे पास क्रोनिक शीज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है। एक्यूट के अंदर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव सिम्टम में वो कह रहा है A, B, C और D, ये हमारे पास कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। A से ऑडिटरी हेलुसिनेशन, B से उसको जो है ना वो ब्रॉडकास्टिंग, वो सारी की सारी थाट्स आएंगी, विदड्रॉल थाट्स आ जाएंगी। ठीक है, C से कंट्रोल्ड फीलिंग इम्पल्सिस, या कोई इसको बाहर से कंट्रोल कर रहा है, ये फील आएंगी। D से इसको डिल्यूजन परसेप्शन आ जाएंगे। ठीक है, जबकि क्रोनिक में हमारे पास यहाँ पे सारी है पॉजिटिव सिम्टम्स, जबकि क्रोनिक में हमारे पास जितनी भी है वो नेगेटिव सिम्टम्स आ जाएंगी। फ्लैटर, ब्लंट अफेक्ट, एपाथी, लॉस ऑफ ड्राइव, किसी चीज़ की ख्वाहिश, सोशल आइसोलेशन, पुअर सेल्फ कंट्रोल, ऑटिज़म, ये सारे के सारी हमारे पास क्रोनिक शीज़ोफ्रेनिया के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास केस आते हैं कि 16 साल का जो है साइकेट्री के अंदर आई है गर्ल अपनी माँ के साथ। ठीक है, लूजिंग ऑफ इंटरेस्ट इन हर डेली रूटीन।
ठीक है, अवॉइडिंग मीटिंग इन दी फैमिली मेम्बर, ठीक है, और कह रही है कि उसको यूँ लगता है कि पुलिस इज़ वाचिंग हर एक्टिविटीज़ एंड कैन हेयर वॉइसेस कमिंग इनटू हर आइज। ठीक है, एक तो ऐसे कह रहे कोई उसे मॉनिटर कर रहा है कि पुलिस उसको जो है ना वो वॉच कर रही है। ठीक है, कोई उसको घूर रहा है, वो कहीं भी वर्दी वाला कोई ऑफिसर देख लेगी, उसको ये लगेगा कि उसको वो देख रहा है, घुरियाँ डाल रहा है, या उसे लगेगा मेरे रूम में कैमरे लगे हुए, कोई मुझे जो है ना वो ये कर रहा है। ठीक है, वाचिंग, और साथ में उसको इर जो है ना रेलिवेंट वॉइसेस जो है ना उसके कानों में आ रही होती हैं। तो ये हमारे पास होते हैं कि मरे हुए बाप की, मैंने बताया ना आपको कि उसको आवाज़ें आती हैं, हेलुसिनेशन। तो ये सीज़ोफ्रेनिया का केस है। सिंपल आपने इसके अंदर एंटी साइकोटिक्स दे देने होते हैं। ठीक है, बाकी इसमें साइड इफ़ेक्ट में वो क्या क्लोप्रोमाजीन इसके अंदर दे, हेलोपेरिडोल दे दो। ठीक है, यो इसके अंदर हमारे पास मोस्टली दे देती हैं। ठीक है, साथ में कह रहा है कि हम इसके अंदर क्लोज़ापीन वगैरह दे सकते हैं, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो आप प्रोलॉन्ग मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए फिर आप इसके अंदर देख लेना जो भी होती हैं। ठीक है, फिर एक और सिनेरियो आया कि एक 23 साल गर्ल अपनी माँ के साथ आई है। ठीक है, और उसको सोशल विदड्रॉल है, डिक्रीज इमोशनल एक्सप्रेशन एंड मोटिवेशन, और बिलीव है कि उसको कोई भी डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग है, फैमिली से अलग है, सोशल से बिल्कुल सोशल कट ऑफ हो गई है। तो ये इसके अंदर हमारे पास शीज़ोफ्रेनिया का केस आ जाया करता है। या फिर उसको वॉइसेस उसको जो है ना वो सुन रही हैं कानों के अंदर, तो ये सारे के सारे शीज़ोफ्रेनिया का केस है। इसके अंदर इसी तरह की चीज़ें आ जाया करती हैं। ठीक है, बाकी हमारे पास जो रह गया है क्या चीज़, शीज़ो इफ़ेक्टिव एक डिसऑर्डर है, उसके अंदर मूड डिसऑर्डर्स आती हैं। ठीक है, ये तो शीज़ोफ्रेनिया, अब हमारे पास शीज़ो इफ़ेक्टिव जो डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर मूड डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, डिप्रेसिव एपिसोड होती है, मैनिक डिसऑर्डर होती है, या फिर मिक्स्ड भी हो सकती है, साथ में साइकोसिस हो जाती है। ठीक है, वो कहता है कि हमारे पास एक मदर आती है ओपीडी के अंदर अपनी डॉटर को लेके कि उसका ऑड बिहेवियर, ठीक है, बड़ा ही उसका ऑड बिहेवियर है। ठीक है, और वो कह रहा है कि एंटी सोशल हो गया और अपने मूड को रैपिडली चेंज कर देती है। तो ये हमारे पास शीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है ना वो इसको हम कहते हैं कि अपने मूड को, इसके अंदर भी आप वही थेरापीज देंगे, एंटी डिप्रेसेंट दे देंगे, एंटी कन्वल्सेंट दे देंगे, तो आपके पास ठीक हो जाएगी। तो आई होप कि मुझे इतना ही आता था, बाकी शीज़ोफ्रेनिया का मैंने ये बता दिया। नॉन बाज़ार और बाज़ार, नॉन बाज़ार में जो बात उसको कर रही है वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो एक्चुअल में पॉसिबल हो सकती है। उसकी बीवी उसको जहर दे भी तो सकती है, लेकिन एक्चुअल में वो घर वाले कहते नहीं, उसकी बीवी तो बहुत फर्मा बरदार है। बाज़ार में इम्पॉसिबल जो चीज़ें हैं जो हो ही नहीं सकता, मतलब उसके मरे बाप की आवाज़ें किधर से आ रही हैं, वो यही है। बाकी यहाँ पे डिल्यूजन में है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में हमारे पास जो है ना वो कह रहे हैं कि रैंडम या न्यूट्रल इवेंट्स जो है ना वो हमारे पास उसके बिलीव होते हैं सारे के सारे। बाकी डिल्यूजन ऑफ ग्रेडियोसिटी में हमारे पास उसको बहुत लगता है कि बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर उसके पास आ गई, उसके पास कुछ जादू आ गया है। फिर पैरानाइड डिल्यूजन में होती है जिसके अंदर बीइंग हार्म्ड, लोग उसे मारेंगे, या ये इस तरह का ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर जाने से घबराता है। ठीक है, बाकी यह है कि एक है नेलेस्टिक्स डिल्यूजन जिसके अंदर वो कहता है कि बंदा मर गया और उसकी बॉडी बहुत बिखरी हुई है। ठीक है, एरोटोमैनिक में हमारे पास क्या होता है, स्पेशल रिलेशनशिप विद समन। ठीक है, जो उसके वो कह रहा है कि हमारे पेशेंट जो है ना वो हमारे पास बिलीव करता है कि पेशेंट हैज़ अ स्पेशल रिलेशनशिप, उसको ख़ास किसी के साथ जो है ताल्लुक़ है, वो सारी की सारी बातें हमारे पास यहाँ पे करता है। ठीक है, हेलुसिनेशन में यही है कि ऑडिटरी हो सकती है, उसको कोई चीज़ सुनाई दे सकती है, नज़र आ सकती है, आई थिंक नज़र आ रहा हो यहाँ पे। ठीक है, बाकी ऑल्फैक्टरी हो सकती है, कोई जहका अजीब सा आ रहा है, कोई बदबू उसको अजीब सी आ रही है। ठीक है, या वो कह रहा है कि सोमैटिक में इंक्लूड फीलिंग ऑफ बीइंग टच और सेक्शुअल इंटरकोर्स। ठीक है, वो यूँ करेगा कि मेरे साथ कोई सेक्स कर रहा है, ये भी होता है। यस, ठीक है, यहाँ पे शीज़ोफ्रेनिया में बाकी वो कह रहे डिल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, लेक ऑफ इनसाइट जो है ना वो हमारे पास सारी की सारी शीज़ोफ्रेनिया के अंदर डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और लेक ऑफ इनसाइट। ठीक है, पॉजिटिव सिम्टम होते हैं, नेगेटिव होते हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मूड में। ठीक है, ये सारी की सारी मैं हमने कर ली। इसके अंदर डिस्कशन एक्यूट होता है या फिर क्रोनिक होता है। एक्यूट में ABCD हमने क्या कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ब्रॉडकास्टिंग थॉट जिसके अंदर थॉट ऑफ इंसर्जन है, मेरी सोच के अंदर कह रहा है कि किसी की सोच मेरे दिमाग में आ रही है और मेरी सोच किसी के दिमाग में जा रही है, ये उसको होती है, इसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग थॉट। C से कंट्रोल्ड फीलिंग इम्पल्स, D से बिजार डिल्यूजन हमारे पास है। क्रोनिक में हमारे पास ब्लंटेड फ्लैटेड इफेक्ट है, एपाथी है, लॉस ऑफ ड्राइव है, आइसोलेशन है, विदड्रॉल है, स्पीच पोवर्टी है। ठीक है, उसके एक वर्ड में ट्रीटमेंट यही है कि आप डोपामीन ब्लॉक कर दो भाई, फर्स्ट जनरेशन में हेलोपेरिडोल होगा, क्लोप्रोमाजीन जिसके अंदर आप दे दोगे तो आपके पास पेशेंट काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये न्यूरो एपिलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम, ये भी एक QQ आया हुआ है कि एंटी साइकोटिक मेडिकेशन की कम्प्लिकेशन के ऊपर हमारे पास आता है।
फीवर, ट्रेमर, रिजिडिटी और ऑटोनॉमिक इंस्टेबल। इसके अंदर पेशाब वो अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। क्रेटिनिन फास्फोकाइनेज की वजह से एलिवेट होती है। स्टॉप कब कर दो कि जो आप एंटी साइकोटिक है वो ड्रग आप रोको, एडमिट करो आईसीयू में, हाइड्रेशन दो, हाइपोथर्मिया उसको कम करो, डेंट्रोलिन, ब्रोमोक्रिप्टिन, और हमारे पास जो मोर्टेलिटी का रेट जो है ना वो 20% जो है ना होता है विदाउट ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर ट्रीटमेंट कर दोगे तो फिर 5% रह जाता है। बाकी शीज़ोफ्रेनिया और रिलेटेड सिंड्रोम में हमारे पास कह रहा है कि शीज़ो फिरोम डिसऑर्डर है, और इसके अलावा शीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर। अफेक्टिव में हमने कहा था कि मूड कंपोनेंट में मैनिक एपिसोड आ जाती है या फिर सीवियर डिप्रेसिव कंपोनेंट आ जाती है। अगर ऑल क्राइटेरिया शीज़ोफ्रेनिया मेट कर दे लेकिन उसका ड्यूरेशन 6 माह से कम हो तो वो उसको हम कहते हैं शीज़ो फ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर। 6 माह से अगर कम होगा तो ये हमारे पास। एंटीसाइकोटिक में टिपिकल हो सकती है, एटिपिकल। टिपिकल में क्लोजापिन है, रेस्पेरिडोन है, एंटी प्रिप्राजोल है, जबकि हमारे पास फिनोथाइजीन है, ब्यूटेरोफिनोन है। ठीक है, और बाकी हमारे पास बेंजोक्सिबीन जो है ना वो इसके अंदर आ जाती हैं, वो आपकी सारी फार्मा वाली आ जाती है। मूड में हमारे पास होता है यूनिपोलर, बाईपोलर डिप्रेशन। ठीक है, वो हमारे पास ये आ गया। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आ जाती है, जेनेटिक इसकी वजह हो सकती है, फीमेल ज़्यादा कॉमन है। हाइपो फंक्शन हो जाती है मोनोमाइन न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। और यहाँ पे कह रहे हैं कि डिप्रेशन के अंदर हमने क्या किया था, स्लीप हो गया। डिप्रेस्ड मूड के अंदर अगर 5 साइन पॉजिटिव हैं जिसके अंदर स्लीप, इंटरेस्ट, गिल्ट, एनर्जी, कंसंट्रेशन, एपेटाइट, साइकोमोटर, सुसाइडल अटैम्प्ट। ठीक है, ये इसके लिए सिग ई कैप उसने निमोनिक लिखा हो, SIG, सिग ई कैप निमोनिक है हमारे पास। ठीक है, ट्रीटमेंट में वो आपको बताया हमने कर ली है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो कह रहे हैं कि क्लास ऑफ ड्रग्स जो है ना वो इसके साइड इफेक्ट ट्राईसाइक्लिक TCAs है, SSRI है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज है, और एटिपिकल है। इनके नाम याद कर लो, बहुत सी बीमारियों में ये यूज़ हो जाती है। लेकिन इनके अंदर जो TCAs हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इमेप्रिन हो गया या एमिट्रिप्टालीन हो गया, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे कर देते हैं। जबकि SSRI की ये हमारे पास होता है ना, ये सेक्शुअल साइड इफेक्ट इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक MCQ था। ठीक है, और मोनोमाइन ऑक्सीडेज के अंदर हमारे पास क्या है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस आ जाती है और ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो जाती है। बाकी हमारे पास जो है ना वो प्रायपरिज्म और वो सिडेशन वगैरह। बाईपोलर में हमने देखा कभी खुशी कभी गम, वही है ये। बाईपोलर 1 होता है, 2 होता है। ठीक है, मैनिक एपिसोड ऑफ हाइपोमेनिया प्लस मेजर डिप्रेशन। यहाँ पे एक पहले वाली और साथ में मेजर डिप्रेशन अगर हो जाए तो वो बाईपोलर 2 होती है। जेनेटिक हो सकता है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उसके बड़ा बड़ा डिपेंड करता है। ठीक है, और बाकी बातें उसकी यहाँ भी की हुई है। बाकी एनजाइटी हमने कहा जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर में शेयर, मसल टेंशन, डिस्टर्ब स्लीप, बावल इसकी हैबिट है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशानी ले रहता है। ठीक है, इसके अंदर वो ये लाइफ स्टाइल चेंज करो, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी करो, एंटी डिप्रेशन दे दो, बीटा ब्लॉकर, बेंजोडाइजिपिन, ईजी है। ठीक है, बाकी फोबिक में मतलब वो ख़ास डर, उसको हाइट से डर है या कोई परों से डर होता है। सोशल फोबिया, कहीं जाने से, गैदरिंग में, शादी में जाने से उसको डर लगता है, इसको सोशल फोबिया कहते हैं। पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर में पैनिक अटैक, एक्सट्रीम एंजाइटी होती है, फिजिकल में टैकीकार्डिया, हाइपर वेंटिलेशन, और वो सारी की सारी हमारे पास आ जाती हैं। बाकी हमारे पास स्ट्रेस्ड। ठीक है, और इसके अंदर बाकी ये चीज़ करने वाली नहीं है एज सच। बाकी सोमेटोफार्म और फैक्टिशियस एक हमारे पास आता है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि फैक्टिशियस कहाँ पे। ये फैक्टिशियस डिसऑर्डर में कह रहा है कि मरीज़ को बुखार नहीं है, जानबूझ के वो थर्मामीटर ना चाय में डाल के खुद को बुखार शो करेगा, इसे हम कहते हैं फैक्टिशियस डिसऑर्डर। प्रोडक्शन ऑफ साइन, ठीक है, फेक अब खुद को बुखार के अंदर सिक शो करेगा, तो इसके हम फैक्टिशियस डिसऑर्डर कहते हैं। बस ये आपने बात याद रखनी है। ईटिंग में हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा भी कर लिया। ठीक है, और बिलूमिया नर्वोसा भी कर लिया है। बाकी आप डिलीरियम का हमने देख लिया था, OCD देख लिया था, इलेक्ट्रोकॉग्निटिव थेरापी देख ली है। ठीक, आई थिंक कि सारा हो गया। अगर किसी ने यहाँ से देखना तो फिर वो इसको देख ले, मेरा नहीं ख्याल था अब कुछ रह गया होगा। ठीक है, ये बहुत लंबा है, अगर करने बैठे तो फिर सारा दिन भी काम है। हमें सिर्फ टू दी पॉइंट करना है स्मार्ट स्टडी के ज़रिए। होपफुली मेरी एफर्ट ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ, समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर दैन नथिंग। खुद नालायक सा हूँ लेकिन जितना मुझे आता है बंदा ने चीज़ को आपके साथ शेयर कर दिया, होपफुली समझ आ गई होगी। ठीक है, तो दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम।